नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ हमारे मेहमान प्रोग्राम में आ चुके हैं। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ समीर चौगांवकर जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, और एयर कमोडोर एस बैल हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का, खासकर रविवार के दिन। और रविवार के दिन खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन आपके लिए पाकिस्तान, चीन, ब्राजील, अमेरिका, ईरान, यहाँ सब क्या क्या हुआ इसका पूरा अपडेट आपको हम देंगे। इसके अलावा चुनावी राज्य बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान जारी है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, उसका अपडेट भी आपको देंगे। इसके अलावा बिहार के अंदर आज एक सनातन महाकुंभ हो रहा है उसी गांधी मैदान में, जहां पर अब से कुछ दिनों पहले वक्फ को लेकर एक बहुत बड़ा जलसा किया गया था, उसकी बात भी की जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो गए। वहां उन्होंने क्या बातें की, क्यों कहा कि हम गुंडे हैं, और इसके बाद उनको क्या जवाब दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, इसकी बात भी करेंगे। यूपी से कुछ खबरें हैं, कैसे एक कन्वर्जन रैकेट काम कर रहा था वो पकड़ा गया है। पंजाब में एक मर्डर से कैसे दहशत है, इसकी बात भी होगी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की खबर से। पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री बंद होने का नाम नहीं ले रही है, और फिर एक बार एक बड़ा झूठ भारत को, दुनिया को धोखा देने के लिए बोला गया। और यह काम करने वाले इनके पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू विदेशी मीडिया को था, लेकिन पत्रकार हिंदुस्तानी था। और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, जो कुछ कहा वो किसी को हजम नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना मालूम नहीं है। अगर उसकी लोकेशन की जानकारी भारत को है तो वह हमें बताए, अगर वो पाकिस्तान में होगा तो हम उसे गिरफ्तार करेंगे। वैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे लगता है कि मसूद अजहर शायद अफगानिस्तान में होगा। इतना ही नहीं, बिलावल भुट्टो ने इसके आगे कहा कि लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद आजाद नहीं घूम रहा है, वो तो पाकिस्तान की जेल में बंद है, वो हमारी हिरासत में है। अब पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि मान लें इन दोनों के बारे में सारे सबूत आपके पास हों, या आप मसूद अजहर को पकड़ भी लें, तो मसूद अजहर, हाफिज सईद, क्या इनको भारत के हवाले पाकिस्तान करेगा? इस पर बिलावल भुट्टो का जो जवाब था वो हिंदुस्तान में कोई उसके झांसे में नहीं आया, लेकिन वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए था। उन्होंने कहा कि अगर भारत हमारे साथ एक द्विपक्षीय बातचीत करे जिसमें एक मुद्दा आतंकवाद और आतंकवादियों का भी हो, तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर हमें सबूत देता है भारत और उसमें अदालती कार्रवाई पूरी कर देता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में इन आतंकवादी हमलों में जो लोग मारे गए, उनके परिजन और घायल, वो सब पाकिस्तान जाकर वहाँ की अदालत में बयान दें इन दोनों के खिलाफ, और अगर इनको सज़ा सुनाई जाती है तो हम इनको भारत के हवाले करने के बारे में सोच सकते हैं। अब ये बोल तो दिया बिलावल भुट्टो ने, लेकिन इनके नंबर पाकिस्तान में कट गए। बिलावल का बयान आया तो पाकिस्तान में बैठे सारे आतंकवादी बिलबिला गए कि अरे ये तो हमें इंडिया को सौंपने की बात कर रहा है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद सबसे पहले सामने आया, और उसने कहा कि बिलावल तो पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों को भारत को सौंपने की बात कर रहे हैं। मेरे पिता हाफिज सईद वो तो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं इतने सालों से, और ये आदमी कह रहा है कि हम उनको भारत को सौंप देंगे। उसने ये भी कहा कि ये तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। अब सोचिए कह कौन रहा है, आतंकवादी का बेटा कह रहा है अपने पूर्व विदेश मंत्री के लिए कि ये पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती है जो कुछ बिलावल भुट्टो ने कहा है। अब बिलावल भुट्टो के इस बयान को लेकर लेकिन भारत में कोई खास रिएक्शन आया नहीं, आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि सब जानते हैं बिलावल भुट्टो कि ये पाकिस्तान के दिखाने वाले दांत है, खाने वाले दांत नहीं है। अगर उसे इन आतंकवादियों को भारत को सौंपना होता तो पहले तो मसूद अजहर कहाँ है ये पाकिस्तान को ना मालूम हो, ये मुमकिन नहीं है। मसूद अजहर पाकिस्तान पहुंचा कैसे था ये दुनिया जानती है। एक जहाज को हाईजैक करके उसके बदले में उसको छुड़ाया गया था, तो फिर वो वहां से गायब कैसे हो गया? दिन रात तो वो जहर उगलता है वहां से। अभी जब आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने हमला किया, इसके परिवार के लोग मारे गए, तो इसने कहा था कि काश मैं मारा जाता, तो उस वक्त तो ये वहीं था, बावलपुर में था। हाफिज सईद को लेकर के लश्कर तैयबा 26/11 के हमले को लेकर के भारत ने 1000 डोजियर सौंपे पाकिस्तान को, पूरे 1000। और आज कह रहा है पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री कि सबूत मिलेंगे तो हम भारत के हवाले कर देंगे। किसको बेवकूफ बनाते हैं ये? बहरहाल इस पर मैं पूरी बात बिलावल भुट्टो की बताई, मैं आपको इस पर हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का रिएक्शन दिखाता हूं। इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की, पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है।
इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मजम्मत करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। उनका कोई अमल भी रियासत पाकिस्तान के बरअक्स नहीं रहा, इसलिए हमेशा ही पाकिस्तान की अदालतों में हमारे हक़ में, हमारे बुज़ुर्गों के हक़ में फ़ैसले किए जाते रहे। जिन सबूतों की ये बात करते हैं वो सबूत भी अदालतों में तब पेश किए गए थे और उनको अदालतों में एग्ज़ामिन किया गया था और उसके बाद ये फ़ैसले आए थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हालिया जो आपने खुद देखा और सारी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान किस अंदाज से झूठ बोलता रहा, प्रोपेगेंडा करता रहा, तो हमेशा से ही हिंदुस्तान का ये झूठ चलता आया है और उस वक़्त भी हिंदुस्तान का ये झूठ ही था जिसकी कली अदालतों के फैसले से दुनिया के सामने खुली। तो चाहिए तो ये था कि बिलावल भारतीय सहाफ़ी के सवालात के मुकाबले में हिंदुस्तान की दहशतगर्दी को वादे करता। जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को मुसलसल हर तरह से, हर पहलू से नुकसान पहुंचाने की जो साजिशें और कोशिशें चलती आ रही हैं और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को हमेशा से निशाना बनाना और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये हमेशा से दुश्मन का ये वतीरा रहा। बिलावल को तो ये चाहिए था कि वो यहाँ मोदी की दहशतगर्दी को वादे करता, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी को वादे करता। आपने ये नहीं देखा कि मोदी ने चंद दिन कबल मीडिया पे आके पाकिस्तानी नौजवानों को गोलियां मारने की धमकियां दी? तो पाकिस्तान की अदालतों में तो उनके खिलाफ ये केसेस दायर होने चाहिए थे और फैसले आने चाहिए थे। मैं हैरान हूं कि दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आज हमारे सियासतदान, उनके मुंह में ज़ुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। जहां तक हाफिज सईद और मसूद अजहर का सवाल है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है कि हाफिज सईद आजाद है, वो पाकिस्तानी हिरासत में है। जहां तक मसूद अजहर का सवाल है, हम अभी तक उसकी पहचान और गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। अफगान जिहाद के उसके इतिहास को देखते हुए हमें लगता है कि वो शायद अफगानिस्तान में हो सकता है। अगर भारत सरकार हमें जानकारी दे कि अजहर पाकिस्तान में है तो हम उसे गिरफ्तार करने को तैयार हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और पाकिस्तान को साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। अगर भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करता है तो पाकिस्तान को किसी भी जांच के दायरे में आए व्यक्ति को सौंपने में आपत्ति नहीं होगी। वैसे तो देखिए, बिलावल भुट्टो की बात को कोई सीरियसली उनके देश में भी नहीं लेता, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। एक एमेच्योर टाइप का आदमी है जिस खानदान में पैदा हुआ उसकी वजह से एक बड़ी कुर्सी मिल गई थी और वो अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बना हुआ है और वो एक टाइम पर पूर्व विदेश मंत्री हुआ करता था। लेकिन वो जो बातें कह रहा है, मैं बहल साहब से पहले शुरुआत करें, आप इसके बयान में कोई भी गंभीरता देखते हैं? जो उसने कहा कि भाई हाँ, भारत अगर सब मुद्दों पर बात करेगा तो उसमें से एक टेरर का भी हो तो हम कुछ देखेंगे अगर मामला बनता है भारत को सौंपने का इनको। सौरभ जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और सबसे पहले कहूँगा मैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हो, उनकी औकात पाकिस्तान के अंदर क्या है? वो तो एक कठपुतली हैं जो उनकी आर्मी जो डिसाइड करती है। जनरल मुनीर, अब तो खैर फील्ड मार्शल बन गए हैं, वो डिसाइड करते हैं, वो ही बताते हैं उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी सभी तो वही डिसाइड करते हैं। तो उनकी चलती कहाँ है कि वो इतने बड़े स्टेटमेंट दे दें कि हम टेररिस्ट को, हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले करने को तैयार हैं अगर कॉम्प्रीहेंसिव टॉक्स हो। देखिए, पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है। क्यों डरा है? इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड कर रखी है। उन्होंने देख लिया है कि अभी तो सिर्फ सस्पेंड की है, और अगर हम कोई भी डैम जैसे रैटल या फिर तुलबुल को एक्टिवेट करते हैं तो उसके बाद उनका क्या हाल होने वाला है ये उनको पता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्स की तरफ वो बात कर रहे हैं। वो ये नहीं बात कर रहे कि हम हैंडओवर कर देंगे, वो ये नहीं बात कर रहे कि हम इमीडिएटली दे देंगे। अरे अगर दोनों ग्लोबल टेररिस्ट हैं, एक के ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड है, दूसरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है, तो आप
वैसे ही हैंड ओवर कर दीजिए हमें। आप कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि वो कहां पे है। अगर आपको याद हो, भावलपुर में जब हमला हुआ था तो मसूद अजहर के 10 क्लोज रिलेटिव्स मारे गए थे और 4 एड्स मारे गए थे। तब उसने कहा था कि मेरे को उठा लो भगवान। भगवान मैं इसलिए कह रहा हूं, हम अल्लाह नहीं बोलते नॉर्मली, बट अल्लाह कह रहा था अल्लाह मुझे भी इस जर्नी में लेके चला जाता। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इतना सा बता दूं बस इसी में, क्योंकि ये खबर दी थी हमने, इंडिया टीवी ने, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने दी थी कि इतना हमारे पास जो इनपुट था, इंफॉर्मेशन जो थी इंटेलिजेंस की, जब बहावलपुर पर बम गिरा जाकर के कुछ मिनटों से बचा था। ये हमारे पास खबर थी कि उस रात को ये वहीं उसी मदरसे में जाकर के रुकेगा। बिल्कुल, बाई चांस ये बच गया था। सौरव जी, इसके अल्लाह ने बचा लिया, अदरवाइज ये इसका भी नाम लिखा हुआ था हमारे बॉम्ब के अंदर। लेकिन उसके बाद जब वो फ्यूनरल हुआ स्टेडियम के अंदर, तो वहां पे पाकिस्तान आर्मी के भी थे और फ्लैग के अंदर इन टेररिस्ट को रखा गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उस समय कहते हैं कि मसूद अजहर आया था थोड़ी देर के लिए और उसने वहां पे प्रे किया था। अगर उस समय वो वहीं था भावलपुर के अंदर और उस स्टेडियम में भी आया था थोड़ी देर के लिए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि पाकिस्तान को कैसे पता है कि अभी वो अफगानिस्तान में है? वो कोई तरीका तो उसने इस्तेमाल किया होगा ना अफगानिस्तान जाने का। क्या कोई पासपोर्ट है, कोई वीजा है, कुछ तो होगा उसके पास। अगर आप कहते हैं कि हमें प्रूफ दो, हमने जैसे कि सौरव जी ने आपको बताया हजारों डोजियर दिए थे ना मुंबई अटैक में। कसब घूम रहा था छत्रपति शिवाजी जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर मार रहा था, वो टर्मिनस के ऊपर लोगों को, 72 लोगों को मारा था उसने। उसका जब इंटरव्यू लिए जा रहे थे, उसने जो स्टेटमेंट दी थी, और वो कहां से था? वो ओकारा डिस्ट्रिक्ट पंजाब से था। क्या आपने, उसने बताया था कि लश्कर तैयबा की ट्रेनिंग हुई थी उसकी मुजफ्फराबाद में, तो क्या आपने एक्शन लिया लश्कर तैयबा के ऊपर? पठानकोट की जब हमला हुआ, आपके आईएसआई वाले टीम में आए थे, उसमें उन्होंने खुद देखा था कि कैसे उस हमले में हमने 2 बातें बहल साहब आपने कही। एक तो ये कि ये इस बात में कोई दम नहीं है कि भारत को सौंपने के बारे में सीरियस है, बल्कि इस बहाने ये फिर कह रहे हैं कि बातचीत शुरू, ये सिर्फ चाहते हैं कि भारत हमसे बात करे। दूसरा, मसूद अजहर कहां है, ये एक्चुअली बिलावल भुट्टो की पे ग्रेड से ऊपर का मामला है। बिलावल भुट्टो कहां है ये पाकिस्तान की आर्मी को खूब पता होगा, हो सकता है इनके प्रधानमंत्री को भी ना पता हो, लेकिन इनकी सेना ने उसको कहीं छुपा करके रखा हुआ है। बिलावल भुट्टो को ना मालूम हो, ये बात मानी जा सकती है। अब रही बात हाफिज सईद की, एक बड़ी मजेदार बात बिलावल भुट्टो ने कह दी। उन्होंने कहा कि देखो हाफिज सईद तो हमारी जेल में बंद है, आप कहते हो वो खुले में घूम रहा है। हाफिज और हाफिज सईद पर जो मुकदमे हैं वो हमारे डोमेस्टिक मामले हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं, उस पर कोई इंटरनेशनल केस नहीं चल रहा। मतलब क्या 26/11 का मामला खत्म हो गया? और वो इंटरनल केस कौन सा है जिसमें उसको 33 साल की सजा दी है पाकिस्तान की अदालत ने? हालांकि वो जेल नाम की है, वो जेल में कब रहता है, कब बाहर आता है, कब हाउस अरेस्ट में होता है, कब वो जेल में रह के भी आजाद होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। उसके ऊपर मामला है टेरर फाइनेंसिंग का। टेरर फाइनेंसिंग के मामले में जेल में है वो, और उसको ऐसे एक मासूम आदमी की तरह पेश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो की। वो तो हमारे एक लोकल रिलेटेड पाकिस्तान के किसी मुकदमे में जो है वो जेल के अंदर बंद है। बोले क्या कहेंगे त्रिपाठी जी बिलावल की बात पर? नहीं, देखिए 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये कि सचमुच ये नॉन सीरियस आदमी है जिसकी माताजी को आतंकवादियों ने मार दिया हो, वो आदमी आतंकवादियों के पक्ष में या उनके बचाव में खड़ा है, तो बड़ा विचित्र होता है। और ये भी एक बड़ा बनने की कोशिश होती है कि आपके घर परिवार में आतंकवादियों ने मार दिया और हम कहेंगे नहीं हम तो बड़े मानवतावादी हैं, हम तो बड़े उदारवादी हैं। तो ये पता नहीं कौन सा सिंड्रोम होता है, ये पता नहीं। दूसरा ये है कि ऐसे जो नेता होते हैं जो किसी, अभी आज की तारीख में वो कोई मंत्री पद पर तो है नहीं, आज की तारीख में उनकी जो स्थिति है तो विपक्षी नेता की है। ऐसे नेता ही, ऐसे मूर्ख किस्म के नेता ही जो इंटरनेशनल फोर्सेज होती हैं उसको वो इस्तेमाल भी करती हैं। अब अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है या कोई एजेंसी इस्तेमाल कर रही है, ये पता नहीं, लेकिन ऐसे मूर्ख विपक्षी नेता ही इस्तेमाल होते हैं जब उनके मुंह से आप कुछ कहलवाते हैं। अब मसूद अजहर, हाफिज सईद कौन है हमारे यहाँ, कौन जेल में है, अभी तो दुनिया जानती है। सारी कोशिश बस यही कि जो गोली चलेगी, खून बहेगा, पानी रुका रहा तो, पानी चल पड़ा तो उसकी ये सुर बदले। इसका मतलब ये कि वो कहीं न कहीं से डिक्टेट किया जा रहा है। मैं इसको यूं नहीं मानता हूं कि वो ऐसे ही कुछ मूर्खतापूर्ण बयान दे रहा है। मूर्ख है, लेकिन बयान मूर्खतापूर्ण भी उसके मुंह में किसी ने डाला है, ये बाकायदा तय करके कोशिश की जा रही है। एक ऐसा एक कहे कि वातावरण बनाया जा रहा है कि देखो हम कह रहे हैं कि अच्छा बातचीत कर ले। बातचीत क्या करना है? भारत तो बहुत साफ कह रहा है आतंकवाद खत्म करो, उसके बाद बातचीत करेंगे।
वो चाह रहे हैं कि बातचीत शुरू हो तो इसमें वन ऑफ द इश्यूज हो जाए, मतलब कोई एक मुद्दा ये भी है। तो इसको बहुत रणनीतिक तौर पर देखना चाहिए। मसूद अजहर, हाफिज सईद का ये मसला है ही नहीं, पाकिस्तान का गला दबा हुआ है, पाकिस्तान बहुत बुरे हाल में है, वो भारत से गिड़गिड़ाने के अलग अलग तरीके खोज रहा है। बिलावल भुट्टो की ये सारी बातचीत उसी में से एक और तरीका है, और मैं इसको ये मानता हूं, मतलब मेरी समझ ये कहती है कि इसमें हो सकता है कि अमेरिका के जो एक जिसको कहते हैं ना, उनकी जो डीप स्टेट होती है, उनके फोर्सेज होती हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। यह भी हो सकता है कि वहां की सेना को भी लग रहा हो कि अब कोई और तरीका नहीं है, भारत तो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और शायद यह भी एक वजह होगी ना, आतंकवादियों को भी डर तो लगता ही होगा, उनको भी लगता होगा ना कहीं हम किसी एक बड़ी वजह में हम ही बलि न चढ़ जाएं, तो ये भी उनको डर लगता होगा। तो मुझे लगता है इसको इस तरह से देखना चाहिए, यूं नहीं देखना चाहिए कि आज अचानक बिलावल भुट्टो उठा और उसने ये सारी बातें बोल दी, क्योंकि उसने जितनी बातें बोली हैं ये सब बहुत स्ट्रेटेजिक बातें हैं, बहुत सलीके से की। क्या कहना चाहता है पाकिस्तान के भी, हम तो हर लिहाज से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। वो चाह रहा है कि दुनिया को ये कहे कि भाई आतंकवाद से पीड़ित हम भी हैं, हमारा भी बुरा हाल है, लेकिन भारत हमसे बात करने को तैयार नहीं। भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमें परेशान कर रहा है, वो ये एक जिसको कहे कि माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं। आज ब्रिक्स समिट की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, और 6 और 7 जुलाई को, मतलब आज और कल, वो रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 12वीं बार ब्रिक्स समिट में वो हिस्सा ले रहे हैं। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं। इस ब्रिक्स सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्ष लेकिन शामिल नहीं हुए हैं, उनकी चर्चा काफी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे हैं यहां पर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आने वाले हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान वो नहीं आएंगे, मिस्र के राष्ट्रपति वो भी इस बार इनवाइटेड थे, वो भी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक जो चीज नोटिसेबल थी, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जब पहुंचे रियो डी जेनेरियो तो उनका जो स्वागत हुआ उसमें एक कल्चरल इवेंट था छोटा सा जो आप देख रहे हैं, उसकी थीम थी ऑपरेशन सिंदूर पर। तो ये वहां पहुंचते ही वहां के डायस्पोरा ने संदेश दे दिया कि हम पूरी तरीके से भारत के साथ खड़े हुए हैं, हम अपने देश की सेनाओं के साथ खड़े हुए हैं, ये उनका मैसेज था। लेकिन इस बार चीन के राष्ट्रपति नहीं गए, तो उस वक्त तो ये हवा चल रही थी कि चीन के राष्ट्रपति गायब हो गए कहीं, शी जिनपिंग। लेकिन अब पता लग रहा है पुतिन भी नहीं है, ईरान वाले भी नहीं हैं। लेकिन ये हमारे लिहाज से एक इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि फिर एक बायलैटरल बातचीत भी होनी है ब्राजील के साथ। देखिए, एक तो ब्रिक्स वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट फोरम है। ब्रिक्स को माना जाता है कि जो अमेरिकी प्रभुसत्ता है उसके खिलाफ जो है एक फोरम, ये इंटरनेशनल उसमें कहा जाता है, जबकि हम इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। और वैसे भी अब ब्रिक्स 10 देशों का एक बड़ा समूह बन चुका है, और यहाँ पर जो बातचीत होनी थी, एक तो जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर बहुत वहाँ पर चर्चा की जानी है, और किस तरह से जो ये कंट्रीज़ हैं वो इसको देखेंगे, जब क्योंकि अब ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया ये भी इसमें ऐड हो गए हैं, और जो पहले से कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी जो सबल कंट्रीज़ हैं, जिसमें चीन भी है, रशिया भी है, और ब्राज़ील भी है, और बाकी सब हैं। तो वहां पर यह भी बात हो रही है कि किस तरह से ये जो कंट्रीज हैं ये आपस में जो है लोकल करेंसी के हिसाब से ट्रेड कर सकें, ट्रेड बैरियर्स आपस में हटाएं, और किस तरह से आपस में जो है लोकल करेंसी के हिसाब से ट्रेड कर सकें, जो कि अमेरिका के लिए, अगर अमेरिकी हम इकोनॉमी देखें या उस तरह की बातें देखें, तो वो इस चीज़ को बहुत प्रेफर नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि डॉलर की जो प्रभुसत्ता है वो बनी रहे और डॉलर में ही ट्रेड हो। तो ये सारी बातें यहाँ पे होंगी, इसलिए भी ये फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ब्रिक्स में ब्राजील के साथ हमारी जो इसके बाद बातचीत होनी है, द्विपक्षीय बातचीत, उसमें हमने एक बार पहले भी प्रोग्राम में चर्चा की थी कि उन्होंने आपकी डिफेंस इक्विपमेंट में बड़ा इंटरेस्ट शो किया है ब्राजील ने। तो वो उस लिहाज से ये विजिट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अभी आप ट्रेड की बात कर रहे थे, मुझे याद आया पीयूष गोयल जी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आया है अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर कि हम टाइम बाउंड तरीके से हमारे को मत कहिए कि हम इतने में ही करें। हमारे जो देश कहना था कि हम जोर जबरदस्ती में नहीं आएंगे। हमारे देश के लिए जो इम्पोर्टेंट है, देखिए बहुत सारा जो ये ट्रेड की सारी बात हो रही है, ये जो सारा बैरियर्स की बात हो रही है, जो टैरिफ की बात हो रही है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अमेरिका बहुत ज़्यादा चाहता है कि उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो इंडिया में बेचा जाए, उस पर टैरिफ कम हो। भारत अगर ऐसा अलाउ करता है तो भारत की जो इकोनॉमी है और जो विलेज इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा। और ऐसे में जो पूरा एग्रीकल्चर हमारा जो ट्रेड है उसको खतरा
पैदा होता है। दूसरा, जहां पे स्टील की बात है या उस पे जिस तरह के टैरिफ अमेरिका ने लगाए हुए वो भी बड़ी बातें हैं। दूसरी तरफ से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अभी कहा है कि वो कुछ 12 देशों को एक लेटर भेजने वाले टैरिफ वाला, तो वो भी इस सारे कंसर्न में है कि उसमें क्या होता है। एक आगे इससे जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं, चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। अब तो ये साफ है, अभी तो सेना के प्रमुख ने बता दिया था कैसे चाइना ने लाइव लैब अपने हथियारों की पाकिस्तान को बताया, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा था दोनों देशों के बीच में। 3 दिन की लड़ाई के वक्त ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन के हथियारों का इस्तेमाल आया, और बाद में खबर आई कि जंग के दौरान चीन ने पाकिस्तान को इंटेलिजेंस भी दी। भारत को अब अपनी सैन्य ताकत में और इजाफा करना पड़ेगा। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने एक बड़ा लेख लिखा है जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। उनका आर्गुमेंट ये है कि ये समीर जी कि एक तो ये जो चाइना पाकिस्तान का रिश्ता है ये कोई ट्रांजैक्शनल रिश्ता नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, भारत को इससे बहुत सावधान रहना है। फिर उन्होंने कहा कि अब वो केवल पाकिस्तान को यूज नहीं कर रहा चाइना, वो अफगानिस्तान को भी आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो आपको वो चारों तरफ से घिरने की कोशिश करना चाहता है, और वो जो सीपेक कॉरिडोर बना रहा है वो सीधे सीधे इंडियन ओशन में उसकी दखल हो जाएगी जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। उन्होंने कहा कि इससे लड़ने के 3 ही हथियार हैं और भारत को तीनों पर एक साथ काम करना पड़ेगा। पहले अपनी सैन्य ताकत बढ़ाइए, और उसमें खास तौर पर आपका जो इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा और वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो ताकि आपकी निर्भरता किसी दूसरे मुल्क के ऊपर ना हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपकी डिप्लोमेसी, उनका शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, रिलेंटलेस होनी चाहिए अपने हितों को लेकर के पूरी दुनिया में, मतलब आपकी डिप्लोमेसी एफर्ट तो रुकना ही नहीं चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा डिप्लोमेसी ये और इकोनॉमिक माइट, कि आपको अपनी इकोनॉमिक माइट बढ़ानी पड़ेगी। दुनिया ताकत की भाषा समझती है, फिर चाहे वो बंदूक की ताकत हो या फिर वो रुपए की और डॉलर की ताकत हो। निश्चित रूप से शशि थरूर ने अच्छा आर्टिकल लिखा, आज सुबह से मैंने पूरा पढ़ा है उस आर्टिकल को। शशि थरूर ने जिस बातों की ओर इशारा किया है कि केंद्र सरकार इनकी ओर ध्यान दे, मुझे लग रहा है मोदी सरकार 2014 से लगातार इस बातों की ओर ध्यान दे रही है। ऐसा नहीं कि अब पहलगाम हमले के बाद या किसी आतंकवादी घटना के बाद भारत सरकार अचानक नींद से जागी होगी, उससे लग रहा होगा कि चीन एक बड़ा थ्रेट है, बांग्लादेश एक बड़ा थ्रेट है और पाकिस्तान से कोई हमें एक हमला हो सकता है, तो हमें अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी की जो विदेश नीति रही है, जो आर्थिक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को जिस तरीके से प्रमोट किया, विदेशी वस्तुओं पर चीन पर निर्भरता कम करने की जिस तरह से कोशिश की और जिस तरीके से हथियार देश के अंदर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से जो शुरुआत की थी, मुझे लग रहा है उसका असर अब 10-11 साल बाद अब दिखने लगा। और पहल ये बता दें, अब तो आप थरूर साहब और सरकार के बीच में कुछ चल रहा है क्या? देखिए, केवल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आउटरीच प्रोग्राम हुआ दूसरे देशों को में भेजना अपने डेलीगेशन, उसका हिस्सा थे, इतना ही नहीं, वो उसके बाद भी कई फोरम्स में उनको भेजा जा रहा है, जा चुके हैं कुछ जगहों पर वो, और लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं वो, खास तौर पर विदेश में बैठे लोगों से भारत की बात बताते हुए। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के प्रशासन की बहुत खूबसूरती है कि जब देश के हित की बात आती है, कहीं उन्हें लगता है कि कहीं इस विषय पर विपक्ष का कोई नेता अच्छे से अपनी बात रख सकता है, तो वो पार्टी की जो लाइन है उसे भी क्रॉस करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, अगर अच्छा नेता विपक्ष के पास है, वो देश की बात बेहतर रख सकता है, तो उसे मौका दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है ये ठीक रहा कि आप देखिए, जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जब भेजा गया था पहलगाम के बाद देशों में, तो आप शशि थरूर को आगे भी कुछ चर्चा चल रही है क्या? मतलब ये तो होती रहती है, कांग्रेस छोड़ेंगे, बीजेपी में आएंगे? देखिए, कांग्रेस से तो उनका निश्चित रूप से जिस तरीके से दुराव बढ़ रहा है कि जिस तरीके से जब उनको सर्वदलीय बैठक में भेजा गया, जिस तरीके से उनके आरोप लगे, केरल की राजनीति में केरल के जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स है, उनका शशि थरूर के साथ बहुत सहजता का संबंध नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो चुनाव लड़ चुके, तो खड़गे साहब और उनके बाद जिस तरीके से एक संवाद की स्थिति लगभग खत्म हो चुकी है, अब तो कहा जाता है कि राहुल गांधी से भी इनका संवाद बहुत कम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, लेकिन शशि थरूर उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं है, मतलब खाटी राजनीतिज्ञ नहीं है, वो एक मतलब पढ़ा लिखे ब्यूरोक्रेट टाइप के आदमी रहे, और उम्र के इस दौर में आके उन्हें बहुत ज्यादा स्पेस राजनीति की नहीं है। अपनी बात वो आप खुलकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा भी पहलगाम से लौटने आने के बाद कि पार्टी के फोरम पर अगर मुझे कोई शिकायत होगी तो मैं अपनी बात पार्टी के फोरम पर रखूंगा। इंपॉर्टेंट काम करने का मौका मिल रहा है, वो उनके लिए बिल्कुल बहुत शानदार है और बहुत अच्छा है कि काम दिया जाए। बिहार से कुछ खबरें हमारे पास हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें एक एक करके आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, और उससे पहले बिहार में जबरदस्त हलचल है। पटना के गांधी मैदान में आज पहली बार एक सनातन महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, एक बड़ा आयोजन हो रहा है। इसमें देश भर के संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य भी पहुंच रहे हैं। इस महाकुंभ में मैं आपको नाम बता रहा हूं, अब परमहंस ज्ञानानंद जी महाराज, जगत गुरु अनंताचार्य जी महाराज, पुंडरीक जी महाराज, महामंडलेश्वर
अरुण अवधूत गिरी जी, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी, बागेश्वर धाम सरकार वीरेंद्र शास्त्री जी आ रहे हैं इसके अंदर। इस आयोजन की अध्यक्षता पद्म भूषण जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज जी करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने किया, तो 2 स्टेट्स के राज्यपाल यहां पर हैं। इनके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वो मंच पर होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम समेत कई और लोग, कई मंत्री बिहार सरकार के, वो इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। कार्यक्रम भगवान परशुराम के जन्मदिन के मौके पर हो रहा है और इसके जो मुख्य आयोजनकर्ता हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे हैं। तो ये भी एक फैक्ट इसके अंदर था। अब इस और खास बात इस आयोजन की क्या है, ये जो सनातन महाकुंभ है गांधी मैदान पटना में हो रहा है, जहां पर 29 तारीख को वक्फ को लेकर के इमारत शरिया नाम की एक संस्था ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। उनका दावा तो लाखों लाख लोगों के आने का था उस प्रोग्राम में। तेजस्वी यादव उस प्रोग्राम में गए थे और वहीं उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था जिसमें बाद में खूब हंगामा हुआ कि हमारी अगर सरकार आ गई तो हम ये वक्फ को लेकर जो केंद्र ने कानून बनाया है इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। इसको लेकर बड़ी प्रतिक्रिया हुई। फिर बीजेपी ने उनको पहले नमाजवादी कहा, फिर अगले दिन उनको मौलाना तेजस्वी कहा। तमाम बातें आपने सुनी थी। अब इस कार्यक्रम को उसके जवाब के तौर पर देखा जाए, इसमें शिरकत करने वाली जो बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, ये क्या बताता है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। एक बयान मेरे पास है, इसको लिख करके वो आप सुन लीजिए पहले। बिहार में एक जगह है पटना, और जाना हमें नहीं था, पर कारण सुनो। बहुत पहले जिस मैदान में हमारी कथा कैंसल की गई थी, उसी मैदान की बहुत साल बाद हमको अनुमति मिली है, तो वो दिमाग में है हमारे, इसलिए वहां हमारा जाना जरूरी है। आदमी तो हम टेढ़े हैं बचपन से ही, हटीले हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया, जिसका अनुमान गलत ना हो उसे हनुमान कहते हैं, और जो कभी पीछे ना उठे भगे पीछे ना मुड़े उसे हनुमान भक्त कहते हैं। जब हमारे हनुमान जी लंका में पीछे नहीं मुड़े तो हम भारत में क्या खाक पीछे हो जाएं? पीछे होने का कोई सवाल ही नहीं है। हनुमान जी तो लंका में भी डंका बजा कर आए। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी तो वैसे आजकल बड़े लोकप्रिय हैं और बोलते हैं, तो आपने देखा ही इनका अंदाज बिल्कुल अलग है। ये कह रहे हैं कि ये वही हो रहा है ये प्रोग्राम पटना में जहां मेरे कार्यक्रम को एक बार मंजूरी नहीं दी गई थी, तो मैं जाने वाला नहीं था, लेकिन अब इस प्रोग्राम में जरूर जाऊंगा। तो पहुंच गए हैं होंगे या पहुंचने वाले होंगे इस प्रोग्राम में। लाइव तस्वीरें आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़े लोग यहां पर पहुंचे और भाषण भी होंगे। फिर बड़े, ये देखिए रामभद्राचार्य जी महाराज वो आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको बताया राजस्थान के मुख्यमंत्री, 2 राज्यों के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल समेत वो यहाँ पर हैं। कई बिहार के कई मंत्री, उप मुख्यमंत्री वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। अब वही गांधी मैदान है जहाँ वक्फ का आयोजन हुआ था। त्रिपाठी जी कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बहुत स्पष्ट है और इसको कोई दाएं बाएं कुछ भी कहे, भाजपा के लोग भी कुछ भी कहें, लेकिन ये जो मंच सजा हुआ है ये सीधे सीधे हिंदुओं को संदेश देने के लिए है। और इसमें भी कोई संकोच मैं नहीं करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इसमें कोई इफ्बट नहीं होना चाहिए। रामभद्राचार्य जी महाराज, बाबा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, और जितने संत हैं, कैलाशानंद जी हों या दूसरे लोग हों, ये सब के सब आप देखिए, तो जब महाकुंभ था, जब अमित शाह वहां स्नान करने गए थे, जब इस तरह की कोई भी बातचीत होती है तो इन संतों का जो विचार होता है, तो अब एक तरह से कहें कि ये राजनीतिक तौर पर भी, निश्चित तौर पर ये हिंदू संत हैं, सनातन के हैं, ये अपना काम करते हैं, लेकिन अब जो राजनीतिक धारा है वो इनकी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा प्रबल करती दिखती। कार्यक्रम धार्मिक है लेकिन उद्देश्य राजनीतिक है, विशुद्ध राजनीतिक है। विशुद्ध राजनीतिक है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आप बात सुनिए, नहीं जाने वाले थे, हमारा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था, अब जरूर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? उस चुनौती की ही तो वो बात कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि इसी मैदान पर वक्फ वाली रैली हुई थी, तो तब मैंने एक बात कही थी और उसे अब दोहरा रहा हूं। अभी हो सकता है आज बहुत से लोग कहें कि अरे ये तो कम्युनल हो गया, भारतीय जनता पार्टी इसका उपयोग करना चाहती। मैं तो कह ही रहा हूं करेगी, करना चाहती नहीं करेगी, लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई
जब आप वक्फ पर रैली हो चुकी, प्रदर्शन हो चुका, संसद से पारित हो चुका, जितने तरह कंसल्टेशन थे हो चुके, फिर खड़े होकर कह रहे हैं कूड़ेदान में डाल देंगे। यानी वो कह रहे हैं कि हमारी सारी लड़ाई मुसलमानों के उस वक्फ बिल के लिए है जो ठेकेदार मुसलमानों को उनको समृद्ध कर रहा है, संपन्न कर रहा है। तो जाहिर है उसका उल्टा वाला मामला तो आएगा ना, न्यूटन का थर्ड लॉ तो काम करेगा। और ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं, ये जो हिंदू संतों का जमावड़ा दिख रहा है, ये बहुत स्पष्ट है कि किस तरफ बिहार का राजनीतिक परिदृश्य जाने वाला। अब आगे भाषण होंगे तो पता चलेगा कि कोई ऐसी बात, पॉलिटिकल बात भी यहां से कही जाती है क्या। देखिए अश्विनी चौबे जरूर इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन अब इसे राजनीतिक नहीं कहा जा सकता कि उन्हें राजनीतिक संन्यास ले लिया अश्विनी चौबे जी ने। अब उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, 70 साल का हो गया हूं, मैं समाज सेवा और जब बिहार की जनता के लिए काम करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि उसी दिशा में उनका एक प्रयास है कि भाई बिहार के लोगों के लिए, जो बाबा बागेश्वर की एक बार कथा, जब तेजस्वी वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उस समय तेजस्वी के दबाव में पटना में सभा न करने की अनुमति नहीं, परमिशन नहीं मिली थी। तो वो अब बाबा बागेश्वर वहां आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब चुनाव के पहले की भी तैयारी के रूप में भी इसे एक देखा जाना चाहिए कि भाई जिस तरीके से वक्फ बिल के बाद बिहार में तेजस्वी यादव जब खुलकर खुद के लिए कहते हैं कि भाई मुझे मौलाना अगर आप कह रहे हो तो मुझे इस पर गर्व है, और जब वो इसी गांधी मैदान पर जब मुसलमानों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भूलना मत वक्फ बिल के खिलाफ मैं खड़ा हूं, राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है, तो जब वोट करने जाओगे तो वोट करना, तो मुझे लग रहा है उसी का जवाब के रूप में दिया जा रहा है। और ठीक है, हिंदू धर्म के लोग आ रहे हैं, आस्था का एक संगम है, परंपरा का हो रहा है, अध्यात्म का एक केंद्र है, बिहार की धरती में भी होना चाहिए। बिहार की धरती तो वैसे भी अध्यात्म की धरती के रूप में जानी जाती रही है। तो अच्छा है चुनाव के पहले इस तरीके से। इसको पॉलिटिकल नहीं मानते। मुझे लगता है कि पूरा पॉलिटिकल कहना ठीक नहीं। पॉलिटिकल लोगों से जरूर जुड़े हुए लोग इसमें आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इसमें अगर आ रहे हैं, राजस्थान के भजन लाल आ रहे हैं, कुछ केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें प्रभावशाली लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इसे पूरा भारतीय जनता पार्टी का लेकिन देखिए स्टार तो यहां पर पहुंचने वाले लोगों में दिख ही रहा है कौन है। धीरेन्द्र शास्त्री जब वहां पहुंचे हैं, अगर ऑडियो भी है इसका तो वो भी सुना दीजिए कुछ, ताकि पता लगे प्रोग्राम में कितना शोर है। विजय सिन्हा दिख रहे हैं, देखिए उप मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। धीरेन्द्र शास्त्री, उनका स्वागत हो रहा है मंच पर। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर सरकार की। आप सभी लोग जो मंच पर हैं, सामने से कृपया हट जाएं। राहुल जी, कहानी धार्मिक है, राजनीतिक है? पूरी तरह से राजनीतिक है। और मुझे लगता है अब डिक्लेयर कर देना चाहिए इन लोगों को, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हों या बाकी लोग हों, कि हम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं और उसी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। और ये बिल्कुल साफ है। अश्विनी चौबे जैसे अभी बोल रहे थे कि अश्विनी चौबे उन्होंने संन्यास की बात की है, लेकिन राजनीतिक आकांक्षाएं खत्म नहीं होती हैं। वो भी अभी देख रहे होंगे गवर्नर बना दिए जाएं, कुछ और बेटे भी हैं, वो बेटे थोड़ी रिटायर। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं होता। और जिस तरह का आयोजन है, और जैसे कि हमने देखा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो मुस्लिम समुदाय ने वहां पर एक पूरा आयोजन किया था, उसी के आपके रिएक्शन के तौर पर ये आयोजन है। और इसमें पूरी तरह से पॉलिटिकल बातें, अदरवाइज यहां करने की क्या जरूरत है? तमिलनाडु कर लेते, पश्चिम बंगाल कर लेते। तो खासतौर से बिहार में इसीलिए किया जा रहा है ना क्योंकि इलेक्शन है। नहीं, अश्विनी चौबे कर रहे हैं ना, तो वो बिहार के नेता है, तो उन्होंने पटना में किया। वहां पे गए तो धीरेन्द्र शास्त्री भी है ना, उस पॉलिटिकल मंच पे गए ना धीरेन्द्र शास्त्री। तो मुझे लगता है उनको बात कर लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मंच है, वो लोग थोड़ी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सनातन का मंच है। आपने मुझसे पूछा तो मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल मंच है। नहीं, मंच तो सनातन का ही है, लेकिन ये जो मंच है ये ठीक वैसा ही है जैसे कुंभ के समय वातावरण बना था। अब ये भी सनातन महाकुंभ है नाम। महाकुंभ बार बार याद भी दिलाया जाता है। देश भर का हर हिंदू जिसकी भी एक तरह से कहें कि स्थिति बनी, वो कोशिश किया, इच्छा तो हर की थी। तो मुझे लगता है ये वातावरण है, और इसको मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन है क्या ये पूरी तरह से बिहार चुनाव के पहले हिंदुओं को एकजुट करने का मंच है, और इसका प्रभाव दिखेगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता है। ये भले पार्टी के तौर पर उनको कहना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज से मैं राहुल जी से थोड़ा सा, जिसको कहें कि मताइक के मेरा नहीं है, वो ये कि ये कहना कि अब ये कहें कि हम राजनीतिक काम करेंगे या राजनीतिक पार्टी करेंगे, ये ठीक नहीं है। अभी मेरा मानना ठीक है, उनको आज ये लग रहा है और वो हिंदू हितों की बात करते हैं। कोई राजनीतिक दल अगर उनके साथ खड़ा होगा तो उसकी बातों करेंगे। ये किस राजनीतिक दल के साथ खड़े हैं, ये बात। रविशंकर प्रसाद और बिहार के राज्यपाल खड़े हैं, तो फिर
गवर्नर खड़े हुए हैं या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री खड़े हैं, अगर आपको धर्म की बात किस करनी थी, इससे अलग कर लेते। घिरे हुए कौन है इसमें? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बिल्कुल पीछे। देखिए वो तो अपनी बात कहते हैं, उस आपको सही लगे गलत लगे वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको धार्मिक बात करनी है आप अलग मंच से जाके भी कर सकते हैं। थोड़ा यूं भी सोचिए ना, पॉलिटिकल अभी तो लोग अखिलेश जी ने हमला किया था, अभी तो अखिलेश जी ने हमला किया था ना, और कहा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कि अगर मुझको कुछ लोग हमला करके किसी का कुछ चलता है, राजनीति चले, कुछ भी चले तो अच्छा है। तो ये इसको इस तरह से भी देखिए, पिछले कुछ समय में जिस तरह से जाति विद्वेष, जाति घृणा फैलाने की कोशिश की गई, उसका भी आप इसको जवाब दे सकते हैं कि हिंदू अम्ब्रेला है, हिंदू दायरे में सबको साधने की कोशिश हो रही है। तो ये मंच पर कौन नेता है, कौन साधु संत है, उससे छोड़िए, लेकिन ओवरऑल इसकी टोन क्या है, मैसेजिंग क्या है? मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसको कौन सपोर्ट करेगा, उसके साथ आप लोग चाहिए। ये लोग इसमें संकोच नहीं करेंगे, भाषण भी होने दीजिए। बाबा बागेश्वर कहते हैं जातियों में मत बटो, तो ये राजनीतिक बात है? नहीं, राजनीतिक नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव को तो ये राजनीतिक लगेगी। पीडीए कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को ये राजनीतिक लगेगी, जो बार बार कहते हैं कि हमारा एक खास वर्ग है, और वो तो यहां तक खुश होकर कह देते हैं कि मौलाना कहा, मतलब हमारे लिए तो विद्वान वाली बात हो गई। अब ठीक है, अपना अपना देखने का नजरिया है। एक वर्ग किस तरह से मौलाना को देखेगा, एक वर्ग मौलाना को किस तरह से देखेगा। और क्या इसी तरह से उनको कोई कहता कि आप किसी मठ के महंत हो गए, साधु हो गए, तब क्या कहते? अखिलेश यादव ने तो मठ महंत को किस तरह से, मठाधीशों को किस तरह से तुलना कर दी थी। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत छिपी हुई लेकिन अभी आपने कहा इसका असर होगा। मुझे तो नहीं लगता कि किसी हाल फिलहाल के इलेक्शन में हमने धर्मगुरुओं की बातों से लोगों को इफेक्ट होकर उनका मतलब वोट में कोई बहुत तब्दील होते हुए नहीं है। बिल्कुल, हरियाणा में कुछ मठ हैं जो कि खुले तौर से कहते हैं कि इन पार्टी को वोट करें। साउथ में बहुत सारे मठ हैं जहां पर आपने नेताओं को जाते देखा होगा जो अपनी कम्युनिटी को कहते हैं कि अच्छा वोट करिए। ऐसा नहीं है कि मठों ने राजनीति में जो है हस्तक्षेप नहीं किया या राजनीतिक वो काम नहीं करते, मगर इफेक्टिवली ट्रांसलेट कराते हैं वोट को। बिल्कुल, अगर बोला जाता है तो असर पड़ता है। देखिए, कुछ हद तक तो असर पड़ता है। आपके जो अनुयायी होते हैं वो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। अगर आप उनको कुछ संदेश दे रहे हैं, किसी आप राजनीतिक दल के प्रति आपका झुकाव दिखता है, तो निश्चित रूप से वोटर्स भी उस राजनीतिक वोट पार्टी की तरफ झुकते हुए दिखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसे एक सनातन का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसे राजनीतिक चश्मे से हर बार क्यों देखना विपक्ष के नेताओं को। जो राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, उसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया था, जबकि सबको बुलाया गया था, विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया था, मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। गए थे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेता वहां पर गए थे, दिग्विजय सिंह के बेटे दिग्विजय सिंह खुद वहां पर गए थे। तो उसे एक पार्टी सनातन का कार्यक्रम है तो भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पर इतना काम करती है कि लेकिन अब सनातन का मंच है, सनातन के नाम पर आपने धर्मगुरुओं को बुलाया ना। अब कोई अभी मुझे लगता है कोई ना कोई बोल देगा कि राज्यपाल क्यों गए यहाँ पर, या कोई मुख्यमंत्री क्यों आया हुआ है, आपके मुख्यमंत्री मंत्री उप मुख्यमंत्री मंत्री क्यों आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, इस पर आपत्ति की जा सकती है। बिल्कुल, और ये अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखूं तो सनातन धर्म, हम उसको शाश्वत मार्ग भी कहते हैं या इटर्नल पाथ भी कहते हैं, तो ये किससे एसोसिएट होता है? ये हिंदुइज्म से एसोसिएट होता है। और जब भी इसको हिंदुइज्म से हम एसोसिएट करते हैं या कहते हैं कि हिंदुइज्म ये एक्चुअली ऐसे ही है, तो वो किसी भी जाति के साथ रिलेट नहीं करता। और इस समय अगर बिहार की राजनीति के अंदर जाति है, जातिवाद के अगर वोट मांगे जाएं, तो यूनाइट करना जाति से हटकर सारे हिंदुओं को, तो ये बड़ा अच्छा मंच है, एक अपॉर्चुनिटी है जो सनातन महाकुंभ के अंदर एक्सप्लॉइट की जा सकती है। अब यहां से बात होती है कि भाई इलेक्शन होने वाला है, जात में मत बटना तुम लोग, हिंदुओं के वोट। देखिए, मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि सभी अगर जाति के नाम पे बांटने की बात कर रहे हैं, बटोगे तो जाति के नाम पे बांटने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई जातियों को यूनाइट करके हिंदुइज्म का एक कलर दे रहा है तो इसमें क्या गलत है सर? आपने आज पॉलिटिकल बात कह दी है, लेकिन बिहार की राजनीति में सारे राजनीतिक दल जाति की राजनीति पे लगे हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अकेले जो है जो जाति की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे भाई इस बार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए वोट करो। जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे तो आप हमेशा करते हो, इस बार बच्चों की शिक्षा बात तो कर रहे हैं। मुझे लगता है बात तो कर रहे हैं। अगर बिहार की राजनीति में अगर कोई अच्छा परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें अच्छा है भाई। राज्यपाल महोदय अपना संक्षिप्त भाषण करने वाले, उसके बाद चलिए भाषण होंगे तो कुछ निकलता है इसमें से तो आपको हम सुनाएंगे। बिहार से लेकिन दो खबरें हमारे पास और बड़ी हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खूब इस वक्त सवाल उठ रहे हैं और उठने चाहिए। पटना में जिस तरीके से एक उद्योगपति गोपाल खेमका का मर्डर किया गया, उनके घर के ठीक बाहर
उससे तो पूरे प्रदेश के अंदर इस वक्त एक दहशत है कि ऐसे अगर खुले में घूम रहे हैं अपराधी तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। गोपाल खेमका की हत्या के वक्त जो शूटर थे वो शूटर उनके घर के बाहर मौजूद थे। जिस आदमी ने गोली चलाई उसके साथ एक और आदमी था जिसने जिस क्लब से गोपाल खेमका निकले अपने घर के लिए उनके निकलने की जानकारी दी, इस शूटर को दी। शूटर की आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिली है क्योंकि 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने एक के बाद एक कड़ी में देखा है और उनको पता लगा है कि लास्ट हाजीपुर में यह शूटर देखा गया था। आरा और फतुआ में पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। पुलिस जमीन विवाद और बेटे की हत्या के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। गोपाल खेमका के बेटे की हत्या 2018 में की गई थी। पुलिस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस हत्याकांड में 3 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं। एक मुख्य शूटर के अलावा उसका एक और साथी जरूर होगा। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की पटना के एक पॉश इलाके में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी। ये गाड़ी चलाकर के खुद आ रहे थे एक क्लब से। जब ये बाहर वेट कर रहे थे कि दरवाजा खुले तभी एक स्कूटी पर सवार शूटर जो बिल्कुल उनके बगल में मौजूद था वो तुरंत उतर के आता है, उनके ऊपर फायर करता है और फिर स्कूटी लेकर के फरार हो जाता है। इसके बाद बिहार पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान लगा। गोपाल खेमका की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यही फिलहाल एक आधार है पुलिस के पास जांच का। हत्याकांड के लिए एक एसआईटी बना दी गई है। चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले नीतीश विरोधियों के निशाने पर हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो नीतीश की यूएसपी कभी हुआ करती थी उस पर जो है अब सवाल उठ रहा है। इसमें एक दो चीज इंटरेस्टिंग बातें और आपको मैं बताता हूं। जो एसआईटी बनी उसमें पुलिस ने बेऊर जेल में छापा मारा क्योंकि पुलिस को लगता है कि इस हत्याकांड की साजिश जेल में बैठे अपराधी ने की होगी। अब जेल में जाकर के कई अपराधियों से, गैंगस्टर से, कई पुलिस वालों ने, दर्जनों पुलिस वालों ने वहां छापा मारकर सबसे पूछताछ की है। सुराग निकालने की कोशिश फिलहाल हो रही है कि आखिर किससे दुश्मनी हो सकती है गोपाल खेमका की। लेकिन इसको लेकर अब राजनीतिक से जुड़े लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुछ साल पहले जो है उनके बेटे की हत्या की गई। थोड़ा नीचे कर लो। 7 साल हो गया। फेस पर से नीचे कर लो। अब तक पुलिस उसको नहीं पकड़ी। उस समय भी एनडीए का शासन था। आज इसके पिता खेमका जी की हत्या कर दी गई है घर के बाहर। और ये आप देख रहे हैं गांधी मैदान के ठीक सामने इनका घर है। बगल में डीएम आवास, बगल में थाना है, एसपी का घर है। जगह जगह देखिए मौर्या होटल है, बीच में लगा रहा है। आप देखिएगा जगह जगह माइक लगाने नहीं आता क्या? लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। तो तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने भी चाहिए। दिन दहाड़े पटना में जिस तरीके से कत्ल हुआ है, राहुल जी, ये सच में चिंता की बात तो है ही कि जिस तरह से वहां अपराध बढ़ रहा है। अगर हम इसी साल देखें तो लगभग 116 जो मर्डर जो है पटना शहर में हो चुके हैं, जिसमें उसके अलावा 41 रेप्स पटना शहर में हुए हैं। तो ये चिंता का विषय है ही। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 151 डेज में 1297 हमले हुए पुलिस वालों पर, सिर्फ 1200 से ज्यादा हमले। तो चिंता का विषय है कि पटना में या फिर बिहार में किस तरह का जो है क्राइम रेट बढ़ा है। अगर 2005 से हम कंपेयर करें तो 3 गुना जो है वो वहां पर इंसिडेंट्स बढ़े हैं क्राइम के। तो ये सारी चीजें देखने वाली बात है। और यहां बाबा बागेश्वर अभी पहुंचे तो उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया और इनका भाषण वहां शुरू हुआ जिसमें इन्होंने कहा है कि बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर बाबा ने कहा कि बिहार के पागलों, ये बात गांठ बांध लो, हम सब हिंदू हैं, ये इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद, ये हमारा सपना होना चाहिए। अब ये भी नाम देखिए कहां तुकबंदी इन्होंने की है। जी हाँ, गजबा हिंद का उन्होंने भगवाए हिंद कर दिया। और इन्होंने कहा कि जाति के नाम पर लड़ाने वाले उनको हिंदुओं से दिक्कत है। सुनिए। आज पटना की इस भूमि, बिहार की भूमि, बिहार में वैसे ही बहार है। बिहार की जो भूमि ज्ञान की भूमि, बिहार की यह वो भूमि जिसने नीति दी, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट भई, बिहार की यह भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा।
कही दिया उन्होंने, अभी आप कह रहे थे बात पॉलिटिकल होगी, लेकिन सीधे सीधे नहीं कही, लेकिन कहा भाई हमारा एजेंडा हिंदू राष्ट्र है और उसमें सबसे पहले राज्य बिहार होगा जो कि हिंदू राज्य बनेगा। अब बिहार की ऐसी सीरत है क्या वैसे त्रिपाठी जी? नहीं, एक तो ऐसी सीरत नहीं है और दूसरा मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, भारत हिंदू राष्ट्र है ही भाई, इसको कोई और राष्ट्र नहीं बनाना है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए सेकुलर, इसीलिए अलग अलग तरह के लोग, इसीलिए अलग तरह की बात करने वाले सब यहां इसीलिए हैं क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई भ्रम नहीं। इससे ज्यादा पॉलिटिकल बात आगे वाली है कि जो लोग तुम्हें जातियों में बांटना चाहते हैं उसको वो मान लो कि उनको हिंदू से प्रॉब्लम है। अब यही बात तो मैं पहले कह रहा था, ये सीधे सीधे ये जो मंच सजा हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी की उसी बात को, या जिसको हम कहें कि तेजस्वी जिसको कहते हैं कि हमारा तो एक अपना समीकरण है, हमें मौलाना कहा जाता है तो इसमें गलत क्या है, ये तो बहुत अच्छा है, उसका जवाब है। जवाब करके नहीं कहा जा रहा है कि भाई हम जवाब ही देने आ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वही जवाब है। और बिहार में पिछले कुछ समय से, और अभी मैं बीच में पटना गया था, ये महाकुंभ के ठीक बाद एक सज्जन आए डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊं कि बिहार के घर घर से लोग प्रयाग चले गए। तो हमने कहा इतना कहां से चले गए? कई इतनी बढ़िया सड़क बन गई है बिहार से जाने की, उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया सब बन गया है, हिंदू जितने स्थान है वो इतने प्रतिष्ठित हो गए हैं, तो बिहार का आदमी तो वैसे भी धर्म भीरू रहता है। तो हमने कहा लेकिन अंत में तो जाति में बढ़ता है। कहे बढ़ता है, लेकिन जिस तरह का वातावरण कुंभ के बाद बना है वो वातावरण हिंदुओं को एक कर रहा है। चुनाव में कुंभ का भी असर रहेगा लोगों पर? निश्चित तौर पर रहेगा ना। जो लोग वहां उस वक्त गए हैं, जो लोग यात्रा करके गए, परिवार सहित स्नान करके आए, उनकी जो स्मृतियां होंगी वो क्यों नहीं होगा असर। एक और बयान आया बाबा बागेश्वर का। अब एक बात गांठ बांध लो, पूछो क्या हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अरे भैया माइक वाले ठटरी के बरे जो शंख बार बार बंद कर दे। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, इसलिए हम सब आज सनातन महाकुंभ के इस पर्व पर एक बात हम कहेंगे और विराम करेंगे अपनी बात को। अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं।
उन्होंने कहा मीडिया को मसाला चाहिए, हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम कर रहा है, हम उनकी बातों की समीक्षा कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा मैं राजनीति के लिए नहीं आया, मैं रामनीति के लिए आया हूं, मेरा किसी एक पार्टी से लेना देना नहीं है। अब मुद्दे वो जितने भी उन्होंने कहे, कहीं भाषा को लेकर लड़ाई है, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई है, ये तो बात सही है। अब इसको लेकर अगर कहीं हो रहा है, उनका अपना एजेंडा, वो कहते हैं मेरा अपना एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाने का है, हिंदुओं को एकजुट करने का है। अब आप इसमें पॉलिटिक्स देख सकते हैं, वो व्यक्ति तो खैर आप गलत या सही, आदमी तो अपने एजेंडे पे निकला हुआ है। देखिए, आप पॉलिटिक्स क्यों ना देखिए, अब बात ये अगर किसी एक पार्टी की बात करें जो हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ के आई है, तो कौन सी पार्टी? बीजेपी। अगर किसी ने राम मंदिर के नाम पर पूरा आंदोलन किया, बीजेपी। अगर हिंदुत्व के नाम पर किसी भी एक पार्टी को आप आगे रखेंगे तो वो बीजेपी है। तो ऐसे में जब आप ये बातें करेंगे तो वो साफ तौर से है कि पटना में जाके आप जब ये बात करोगे कि जातियों के नाम पर ना बटें, बिल्कुल सही बात करें, ना बटें, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट या उसका पूरा कंक्लूजन क्या है? जब आप जातियों के नाम पे नहीं बटेंगे और धर्म के नाम पे वोट देंगे तो आप बीजेपी को, हिंदुत्व जो है वो बीजेपी को वोट दें। नहीं, बाबा का भी कुछ आधार बिहार में है क्या त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि आधार किसी व्यक्ति का, किसी संत का नहीं है, उसी हिंदू शब्द का है। और वो आधार निश्चित तौर पर, देखिए बाबा बागेश्वर हो या कोई भी ऐसा जब हिंदू संत होता है तो किस समय वो क्या बात कर रहा है उससे लोग जुड़ते हैं। और आज के समय में बाबा बागेश्वर देश भर में हिंदुओं की एक आवाज, एक पहचान बन रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने यहाँ जो उनका अपना घर गांव है वहां एक कैंसर का हॉस्पिटल हिंदुओं को जिस तरह से आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो वो लोगों को अपील तो करता है। अब जाहिर है दूसरा वाला जो वर्ग है वो कहेगा कि देखिए ये आ गए, ये कम्युनल पॉलिटिक्स करने आ गए, ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो राजनीति तो होगी ही होगी। हाँ, ये ठीक है, मैं भी ये मानता हूं कि कोई ये कहना ठीक नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो किसी एक पार्टी के हैं, ये तो कहना मुझे भी ठीक नहीं लगता है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री तो अभी भी नए मार्केट में आए हैं। संघ तो 1925 में बना है, संघ तो 1925 से ये बात कर रहा है कि भाई जातियों पे नहीं बटना है। हिंदू राष्ट्र की बात 1947 के बाद से संघ लगातार करते रहा है। और बिहार में पटना में जाकर आज बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, संघ तो अभी दिल्ली में बैठक चल रही है, संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक हो रही है, उसमें बहुत चिंता हुई है कि समाज जातियों के अंदर जो बढ़ रहा है इसको कैसे रोका जाए, सामाजिक समरसता की बात कैसी जाए, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान की बात कैसी जाए समाज में। संघ लगातार जमीन पर काम कर रहा है, उसके बाद भी एक बड़ा वर्ग है जो जाति में बटा हुआ है। ठीक है, स्टेज पे कहना तो ये बहुत आसान है, वर्ग नहीं, सबसे बड़ा वर्ग वही है। बिल्कुल, स्टेज पे कहना बहुत आसान है। जब रोटी बेटी का रिश्ता आता है तो आदमी अपनी जाति ही देखता है, तब वो हिंदू की बात नहीं करता कि हम हिंदू है। समाज इतना गहरे तक जाति में बटा हुआ है कि सिर्फ बाबा बागेश्वर के स्टेज पे कह देने से ऐसा नहीं होगा कि बिहार का पूरा आदमी हिंदू बनकर वोट करने लगेगा और देश में पूरा जातिवाद खत्म हो जाएगा। जाति समाज की सच्चाई है, वो बनी रहेगी, वो खत्म होना चाहिए। जाति के नाम पे लड़ाई झगड़े खत्म होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि दूसरा में संघ जितना काम कर रहा है, हिंदुस्तान में किसी ने काम नहीं किया है कि जातिगत भेद खत्म हो। समय लगेगा लेकिन आने वाले दिनों में खत्म जरूर होगा। उद्देश्य तो ठीक है बाबा बागेश्वर का, आप कह रहे हैं आसान नहीं है इतना। अच्छा, बिहार की दूसरी बड़ी खबर जो है वो है वहां जो ये गहन निरीक्षण अभियान वोटर लिस्ट का चल रहा है, इसको लेकर के इसमें पहला डेवलपमेंट तो ये कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ले जाने वालों में महुआ मोइत्रा भी हैं, बंगाल की टीएमसी की नेता। एडीआर एक संस्था है, वो भी सुप्रीम कोर्ट इसको ले गई है और उनका कहना यह है कि इस एक्सरसाइज के जरिए बिहार के, इसके बाद बिहार में करोड़ों लोग जो हैं वो अपना वोट का अधिकार जो है या इस बार चुनाव में वोट डालने से वंचित रह सकते हैं। दावा तो कुछ लोगों ने यह किया कि 8 करोड़ के लगभग बिहार में टोटल वोटर होंगे इस बार, 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। उन 8 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ लोग हो सकता है छूट जाएं क्योंकि ये रिवीजन का काम पूरा नहीं हो पाएगा ठीक से, ऐसा कहा जा रहा है। 3 याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहली याचिका में चुनाव आयोग के आदेश को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ईडीआर ने चुनौती दी है और इस याचिका में आयोग के आदेश को मनमाना कहा गया है और कहा गया कि लाखों वोटर्स का अधिकार खत्म करने का खतरा है। दूसरी याचिका योगेंद्र यादव ने दाखिल की है जिसमें चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन के आदेश को उन्होंने असंवैधानिक कहा है और सुप्रीम कोर्ट से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। तीसरी याचिका महुआ मोइत्रा की है। महुआ मोइत्रा ने इलेक्शन कमीशन के इस आदेश को चुनौती दी है जिसमें बिहार में ये जो मतदाता सूची है इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो किया जा रहा है। अब सवाल यह कि ये मामला जो है पहुंचा कहां तक। बहुत सारे विपक्ष के नेता मिलकर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन से मिले। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक टाइमलाइन बताई कि इस तारीख तक ये काम, इसके आगे ये काम और सितंबर में फाइनल सूची हम लोग जारी कर देंगे। हमारा काम हमारी रफ्तार से ठीक चल रहा है, आप लोग चिंता मत कीजिए, इसमें कोई छूटेगा नहीं और हमारा काम समय से पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है इतनी बड़ी एक्सरसाइज टाइम पे पूरी नहीं हो सकती। अब कुछ डेटा आया है, इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इसमें जो फॉर्म बांटे जाने थे करोड़ों लोगों के बीच में, वो फॉर्म भरेंगे, उस पर अपना
कोई डॉक्यूमेंट लगाएंगे, फोटो लगाएंगे, फिर वो इलेक्शन कमीशन को वापस करेंगे। 87% लोगों को वो फॉर्म बांटा जा चुका है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी दी गई है। ये संख्या है लगभग 1.5 करोड़ लोगों की। 87% जितने लोगों को फॉर्म जाना था उसके 87% लोगों को फॉर्म जा चुका है। आगे कह रहे हैं 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म हमें लौटा भी दिए हैं, भर के फॉर्म उन्होंने हमारा वापस भी कर दिया है, ये जानकारी वो कह रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा था कि हमारा काम जो है वो हमारी टाइमलाइन के हिसाब से ठीक चल रहा है, वो उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब सवाल ये कि साहब जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो डॉक्यूमेंट क्या एक आम घर में होते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट हैं जिसके हिसाब से ये होना है। पहला जो है कोई अगर सरकारी कर्मचारी है तो वो अपना आई कार्ड दिखा दे। दूसरा उन्होंने कहा है बर्थ सर्टिफिकेट, किसी के घर में हो बर्थ सर्टिफिकेट दे दे। तीसरा पासपोर्ट। चौथा आपका मैट्रिक का या उससे आगे का कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। तीसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो। फिर एक वन अधिकार प्रमाण पत्र है, ये ज़्यादातर एसटी लोगों के लिए होगा। इसके अलावा अगर कोई भी जाति प्रमाण पत्र है आपके पास, ओबी, एससी, एसटी, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा दीजिए। या परिवार एक फैमिली रजिस्टर होता है, ये ग्राम पंचायत जो है वो जारी करती है, उसमें अगर आपका नाम है तो वो आप बता दीजिए। या सरकार के द्वारा जारी ज़मीन या मकान का आवंटन अगर आपको हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र दे दीजिए। अब डेटा ये बता रहा है कि ये आम डॉक्यूमेंट नहीं है। पासपोर्ट कितने लोगों के पास होगा? जन्म प्रमाण पत्र का मैं कहीं डेटा देखा तो कुछ 1% लोगों के पास जो है वो जन्म प्रमाण पत्र जो है वो होता है, वो निकलवाते हैं। ज़्यादातर लोग तो वो जन्म प्रमाण पत्र जो है वो लेते नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट। इसका बारे में ये बताया गया है कि साल 2000 में, एक अंदाज़ा लगाइए आप, साल 2000 में बिहार में केवल 1,19,000 जन्मों का डेटा इकट्ठा हुआ था। मुमकिन नहीं है बिहार जैसे प्रदेश के अंदर, वहाँ वो कह रहे हैं हमसे मांगा जा रहा है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए। ऐसे ही पासपोर्ट आता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आम घर में लोगों के पास नहीं है, ये विपक्ष के लोगों का कहना है। कुछ बात सुन लीजिए उनकी। हमारी जो धर्म पत्नी है, आप सबको पता है कि वो दिल्ली की रहने वाली है। 2-3 महीने पहले ही उनका हमने वोटर आईडी बनवाया है। और आपको पता है उनको वोटर आईडी देने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था? आधार कार्ड का। 2-3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली। उस समय मान्यता था। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है, तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं इस एड्रेस का क्या होगा। अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा, फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। तो आप समझ सकते हैं गरीब कैसे करेगा ये काम। तेजस्वी यादव की बात आप सुने तो पहली नजर में उसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। अगर आधार कार्ड देकर के वोटर आई कार्ड बन सकता है, तो अब आप कह रहे हैं कि हमको रिवीजन के टाइम पर आधार कार्ड नहीं चलेगा, तो भाई आपका आदेश कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसमें चुनाव आयोग ने 2-3 बातें बहुत अच्छी की है सर। एक तो ये किया है कि 2.94 करोड़ जो वोटर है उनको डॉक्यूमेंट्स देना है। 2003 में जिनका पुनः निरीक्षण हो चुका है 4.96, उनको इससे छोड़ दिया गया है चुनाव आयोग ने। उनको भी उस इलेक्टर रोल की कॉपी लगानी है। हाँ, लेकिन उनका गहन निरीक्षण नहीं होने वाला है। उनका कोई बहुत डिटेल में निरीक्षण नहीं होगा। और लेकिन 1-2 चीजें जो है जिसमें जनता को समस्या होगी, इसमें 3 स्टेप्स है। 1 जुलाई 1987 के पहले जिनका जन्म हुआ है उनको अपने जन्म के सारे पेपर सबमिट करना पड़ेंगे। 1987 से लेकर 2004 के बीच में जिसका जन्म हुआ है उसको अपने पेरेंट्स में से किसी एक का डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। और 2004 के बाद जिसका जन्म हुआ है उसको अपने पेरेंट्स का, मदर फादर का डॉक्यूमेंट्स अपने जन्म के साथ सबमिट करना पड़ेगा। तो ये 87 के पहले जिनका बर्थ हुआ है उनके लिए एक बड़ा मुश्किल का इश्यू होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जितने ऑप्शन दिए, अगर चुनाव आयोग कहता है कि भाई आधार कार्ड आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके ऊपर बहुत स्पष्ट लिखा है कि वो आपकी नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आपके पहचान का है,
उसको आपके जन्म आधार का भी डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जा सकता। जब उसके ऊपर लिखा हुआ है तो हम उसे आपके नागरिकता का पहचान पत्र नहीं मानेंगे। मुझे लग रहा है इसमें चुनाव आयोग गलत नहीं है, लेकिन जो 11 ऑप्शन चुनाव आयोग ने दिए हैं उसमें से कई चीजें ऐसी है कि जो उसके अंदर जनता के पास उपलब्ध रहती है। ऐसा नहीं है कि इसमें उपलब्ध नहीं रहेंगी, लेकिन यह बात भी गई कि 8% लोग ऐसे मतदाता होंगे कि जिनके पास ये 11 जो डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग मांग रहा है वो उपलब्ध नहीं होंगे। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या उन्हें डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए समय दिया जा रहा है? तो चुनाव आयोग ने कहा है कि आपके पास टिल 20 सितंबर तक का समय है कि आप 20 सितंबर तक अगर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके बना के अपलोड कर देंगे तो हम नई जो सूची जारी करेंगे 30 सितंबर को, उसमें आपका नाम हम मतदाता की सूची में जारी कर देंगे। ठीक है। तो चुनाव आयोग ने बहुत इसमें विस्तृत विकल्प, वैसे तो अभी चुनाव आयोग ने ये डॉक्यूमेंट लगाने में एक छूट भी दे दी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है उसके अंदर, खाली फॉर्म भर दो, पेपर बाद में सबमिट करो, आपको जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा आप अगर अभी पेपर नहीं देना चाहते तो आप बस फॉर्म भर के जमा करा दीजिए, बाद में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो एक ERO होते हैं, निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी, ये आपके घर जाकर के वेरीफाई करेंगे। अगर आप घर जाके वेरीफाई कर सकते हो तो फिर आप मांगे क्यों रहे हो कागज सबसे? एंड आपको ये छूट देनी पड़ी ना अंत में कि कागज ना लगाओ, कोई बात नहीं, हम बाद में आप अपलोड कर देना। देखिए, मेरे हिसाब से अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो इतना क्या बड़ा पैनिक था कि एकदम कम टाइम जब रह गए हैं बिहार इलेक्शंस के लिए, इस इशू को उस समय लेके आया जाए। अगर इस इशू को लेके आना चाहिए था तो समय देना चाहिए था, इससे पहले कई 6 महीने पहले से यह प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए था। जो भी बिहार को अच्छी तरह से जानता है वो देखता है कि कनेक्टिविटी बिहार के अंदर उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, मेजर रोड्स ठीक है, लेकिन जब आप रूरल एरियाज में चले जाते हैं और कनेक्टिविटी में जाते हैं, खासकर मानसून पीरियड के अंदर, तो बहुत मुश्किलें आती हैं। और साथ में देखिए कितने ब्रिज तो पिछले साल गिर गए थे जिसमें जो कनेक्टिविटी एक्चुअली हर विलेज तक देते थे। तो ये सारे चीजों को देखा जाए तो एक ट्रस्ट डेफिसिट का माहौल बनाती है। ये एक इंप्रेशन देती है दूसरी पार्टीज को कि इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है लोअर लेवल पे जो 61.8% है सिर्फ लिटरेसी रेट बिहार का, 11% कम है पूरे देश के साथ। तो उनको वो फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स उनको हैंडल करना, और लिटरेसी रेट का ये मतलब नहीं होता कि वो लिख पढ़ सकता है अच्छी तरीके से, वो सिर्फ साइन या नाम लिख सकता है या ऐसे छोटे मोटे काम कर सकता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये है लिटरेसी रेट और उसमें बहुत फर्क है। और अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है तो ऐसा क्या पैनिक था कि आप लास्ट मिनट पे जागे और आपने ये किया, और यही चीज ट्रस्ट डेफिसिट करती है। ये इसको चेक करना, स्पेशली इंटेंसिव रिवीजन करना, वो गलत नहीं है। वैसे तो अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई बात, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर देखना होगा। चुनाव आयोग कॉन्फिडेंट है कि हम अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। देखिए, चुनाव आयोग तरह तरह से कोशिश कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि समय कम है, ये बात बिल्कुल चुभती है किसी भी तरह से। लेकिन क्या दूसरी तरफ ये भी बात है कि जब सारे लोग जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं, या फिर आप जो है वो फ्री राशन का जो फ़ायदा उठाते हैं, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती? आप बनवा लेते हैं ना डॉक्यूमेंट्स। तो लोगों, ऐसा थोड़ा कि लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए होते, उन सब को, अगर कास्ट के लिए भी आपको नौकरी की जरूरत होती है, कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं लोगों के पास। तो आप कह रहे हैं ये बहाना नहीं चलेगा? ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बहाना है, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि भाई हमारा जो ऑफिसर है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो जाके वेरीफाई कर लेगा आपके यहाँ पर। तो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोशिश की गई। जो एक चीज जो पॉइंट आउट की जा रही है, और सही भी है, कि इसमें समय कम है, क्या वो इस समय में पूरा कर पाएंगे ये सारी चीजें? ये एक दूसरी बात जो है वो भी विपक्ष बार बार कह रहा है कि बिहार में बहुतायत में जो है लोग बाहर जाकर के काम करते हैं, वो लोग कैसे इतने कम समय में आकर के ये एक तो काम धंधा छोड़ के आए, ये काम पूरा करे फिर वापस जाए, कैसे मुमकिन होगा 1 महीने में? देखिए, एक तो कि राहुल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उस बात को मुझे बार बार लगता है कि जब आपको किसी सरकारी योजना का लाभ लेना है तब तो 2 मिनट में सब बन जाता है, तब तो आप उसके लिए एफर्ट ले सकते हैं। तो आपको वोट देने आना है और आप वोट बनवाने नहीं आ सकते। जो वोट बनवाने 4 महीने पहले नहीं आ सकता, वो क्या वोट देने बिहार में आएगा? ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। आप प्रवासी के नाम पर कितना बड़ा खेल करेंगे? और मैं बार बार कह रहा हूं कि वो प्रवासी जो बाहर रह रहा है वो आप ही का वोटर है, यानी अगर तेजस्वी कहे हमारा है या भाजपा कहे हमारा है, तो किसका वोटर माना जाएगा? और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो लोग भी बाहर रहते हैं उसमें से बहुत छोटी आबादी होती है। वो छठ पे तो छुट्टी उनकी तैयार रहती है, वो दिवाली पे छुट्टी तैयार हो सकती है, घर में शादी ब्याह में तैयार हो सकती है। कितने लोग हैं जो मतदान करने के लिए इतना एफर्ट लेके जाएंगे?
और जो मतदान के लिए एफर्ट करके जाएगा उसके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, ऐसा संभव नहीं। और जब हम बर्थ सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट एक है जो अब तो हॉस्पिटल भी देता है, फिर उससे नगर निगम से बन जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, यानी 10वीं अगर आप पास हो गए हैं तो आपको और कोई प्रमाण पत्र चाहिए ही नहीं होता है। 10वीं का प्रमाण पत्र दीजिए, उस पर जो तारीख लिखी है वही आखिरी तारीख होती है, वो मान्य है, वो एक तरह से कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है। और एक जरूरी बात जिसको मुझे लगता है कि सबको जरूर सुनना चाहिए, ये सब कुछ चल रहा है, इसके बीच में एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, 1,54,977 सभी राजनीतिक दलों ने अपने बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं। 1,54,977, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी ने बनाए हैं 52,689, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के हैं 47,504, जनता दल यूनाइटेड के हैं 34,669, ऐसे ही कांग्रेस, यानी हर पार्टी का है। सवाल यह है कि जब इन सारे पार्टियों के बीएलओज हैं तो फिर नाम जुड़वाने और नाम कटवाने में फिर मुश्किल कहां से आ सकती है? जो जायज है उसको जुड़वाइए, जो नहीं है उसको कटवाइए। अभी आपने कहा 10वीं का मार्कशीट तो सब जगह होती है। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के मुताबिक राज्य में केवल 14.71% लोग ही 10वीं पास हैं। एब्सोल्युटली 15% से भी कम लोगों ने 10वीं की है। नहीं, अगर 15% ये आंकड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा सा जनसत्ता का आर्टिकल में से निकाल रहा हूं, और वो कह रहे हैं 2022 का नहीं हो सकता। ये आज के समय में ये कुछ तो गड़बड़ है, 14% नहीं हो सकता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट सबके पास है, ठीक है, सबके पास सरकारी योजना के समय में जो प्रमाण पत्र है, जो निवास प्रमाण पत्र है, वो है, वो सारी चीजें। तो मेरा ये मानना है कि मुश्किल है, लेकिन कोई भी प्रक्रिया जब ऐसी चलाई जाती है तो उसमें मुश्किल गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में। देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या वहां से खबर आती है। बहुत सारी खबरें अभी बाकी हैं, जल्दी जल्दी उनकी बात करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, राहुल महाजन जी, एयर कमोडोर एस गोयल साहब हमारे मेहमान हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां ठाकरे ब्रदर्स एक हो गए, एक साथ सियासी मंच पर आए। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, गले मिले और कहा कि यह काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। जो काम बाबा साहब नहीं कर पाए थे, उनके रहते रहते तो दोनों भाई अलग हो गए थे, और 20 साल के बाद एक हो गए दोनों, और दोनों ने इसका क्रेडिट दिया देवेंद्र फडणवीस को और मराठी को कि हम मराठी के मुद्दे पर एक हुए हैं। अब सवाल है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे मिलकर फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार को टक्कर दे पाएंगे? फडणवीस महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ताकतवर और कद्दावर नेता है। क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अपने बेटों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक साथ आने का फैसला किया? इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले आपको फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो कल भाषण हुए इनके मंच पर इस रैली में, पहले उसको आप सुन लीजिए, इस पर देवेंद्र फडणवीस का जवाब भी सुन लीजिए। पहिल्यांदा तर मी राज ठाकरेंचे आभार मानतो की त्यांनी या ठिकाणी दोन बंधू एकत्रित येण्याचं श्रेय मला दिलं। श्रद्धेय बाळासाहेबांचे आशीर्वाद हे मलाच मिळत असतील, पण मला असं सांगण्यात आलं होतं की विजय मेळावा होणार आहे, पण त्या ठिकाणी रुदालीचं भाषण देखील झालं आणि मराठीबद्दल एक शब्द न बोलता आमचं सरकार गेलं, आमचं सरकार पडलं, आम्हाला सरकारमध्ये द्या, आम्हालाच निवडून द्या, हा मराठीचा विजय उत्सव नव्हता, ही रुदाली होती। भाजप ही अफवांची फॅक्टरी आहे। मधल्या काळात त्यांनी सुरू केलं होतं, उद्धव ठाकरेने हिंदुत्व सोडलं। हिंदुत्व ही कोणत्याही भाषेची मक्तेदारी नाही, आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे तुमच्याही पेक्षा जास्त कडवट कट्टर देशाभिमानी हिंदू आहोत। आणि देवेंद्र फडणवीस आज जे बोललेत, बातमी आली सगळीकडे, मी इकडे बातम्या आणल्यात, भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत, आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये, आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही, विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली
तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही. आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका. आपल्यामध्येच त्यांना कळलं पाहिजे. कळलं का? मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून. त्यांना सांगू देत. पहली बात तो ये, दोनों भाइयों में अगर इतना प्यार होता तो ये 20 साल तक इतना दूर रहते क्या? इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी बहुत गंभीर वजह है जो दोनों को समझ में आई और उसके बाद इन्होंने अपने डिफरेंसेस साइड में रखे और कहा कि अब एक साथ आना ही पड़ेगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा. तो वो वजह क्या है, पहले तो इसकी बात करेंगे. दूसरा सवाल ये दोनों एक हो जाएं. इस वक्त महाराष्ट्र में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है और उसका जो मुखिया है देवेंद्र फडणवीस, क्या ये किसी भी तरीके से उनको टक्कर देने की स्थिति में दिखाई देते हैं? तो पहले तो वो मजबूरी बता दीजिए, आप क्यों आ रहे हैं दोनों एक साथ? देखिए, दोनों के पास राजनीतिक रूप से अगर देखेंगे तो उद्धव ठाकरे ने सत्ता से चले गए, शिवसेना बाला साहब ठाकरे की बना हुई वो पार्टी एकनाथ शिंदे लेके चले गए, विधानसभा में आपके पास से 20 विधायक बचते हैं. बड़ा वोट बैंक आपका जो था वो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जब चुनाव लड़े तो वो लेकर चले गए आपके पास. राज ठाकरे ने अलग महाराष्ट्र निर्माण सेना 2006 में बनाई, उन्हें लगा कि मैं शिवसेना का विकल्प बन लूंगा, लेकिन 20 साल बाद भी आज उनका वोट घट के 1.5% पर आ चुका है. न उनके पास कोई पार्षद है, न कोई विधायक है, सांसद तो बहुत दूर की बात है. अब दोनों भाइयों को लग रहा है कि भाई अगर ये स्थिति राजनीतिक रूप से यही स्थिति रही तो हम कहाँ टिकेंगे? न हमारा कैडर टिकेगा, न कोई हमारे पास नेता टिकेंगे. और शिवसेना का जो स्ट्रक्चर है या राज ठाकरे का जो स्ट्रक्चर है शाखा प्रमुख का, वो सारे बीएमसी में ठेकेदारी करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, उसी से पार्टी चलती है और उसी से उनका घर भी चलता है. सारे के शाखा ठाकरे भी के पास भी कुछ है बीएमसी में. हाँ, बीएमसी में 8 पार्षद उनके हैं राज ठाकरे के पास. तो ये सारे और उनके जो लोग भी है, उनके जो लोग जुड़े हुए वो सारे ठेकेदारी करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, पार्टी भी चलाते हैं, अपना घर भी चलाते हैं. उन्हें लगा कि अगर बीएमसी हाथ से निकल गया, और वैसे भी देखिए अगर बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे का रानी देखेंगे तो उनका हमेशा ध्यान बीएमसी में रहा है. वो जानते कि पूरे महाराष्ट्र में उनका आधार नहीं, वो सरकार कभी नहीं बना सकते अपनी दम पर. बीएमसी जरूर ऐसा है जो अपनी दम पर वो बनाते रहे, एक बड़ा उनका वोट बैंक रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो बीएमसी में लंबे समय से 25 साल से शिवसेना है. बिल्कुल 15 साल से शिवसेना है. हालांकि भारतीय जनता पार्टी बाद में बहुत मजबूत हुई और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जरूर उनके साथ रहा और मेयर भारतीय जनता पार्टी उनको बीएमसी में देती रही है. अब इनको लग रहा है कि अब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस मराठी मुख्यमंत्री है, बहुत लोकप्रिय बन गए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग आधार मुंबई के अंदर है, एकनाथ शिंदे भी अब अलग हो चुके हैं, संघ का बहुत बड़ा काम मुंबई के अंदर है. ऐसी स्थिति में अगर इस चुनाव में अगर बीएमसी भी आपके हाथ से निकल जाता है तो आपकी आर्थिक ताकत पूरी खत्म होगी और फिर कैडर को रोकना बहुत मजबूत. अब ये बताइए कि इन दोनों के साथ आने से कुछ बड़ा कारनामा हो जाएगा क्या? देखिए, बीएमसी में अगर आप देखेंगे 227 सीटें आती है कॉर्पोरेशन की, उसमें से 109 सीटें ऐसी है जो मराठी बाहुल्य है और 90 सीटें पूरी तरीके से मराठी बाहुल्य सीटें आती है जिसमें मराठी डोमिनेट करते हैं. इनका फोकस अब यह है कि जो 90 सीटें मराठी डोमिनेट करने वाली है उनके सेंटीमेंट को लेकर चला जाए. और बीएमसी के जो चुनाव होते हैं उसमें हार-जीत का मार्जिन बहुत कम वोट से होता है, बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है पार्षद की, कॉर्पोरेटर की. तो ऐसे में अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे आएंगे तो वोटों का जो बंटवारा होता था वो साथ में जुड़ेगा. और बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी भी एक बहुत मजबूत ताकत है, लेकिन इसका फर्क पड़ेगा अगर राज ठाकरे हाँ वो है कि राज ठाकरे क्या जोड़ देंगे इसमें. ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि राज ठाकरे, देखिए अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में राज ठाकरे के लोग हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो जिता नहीं सकते, लेकिन अगर उनके पास 400, 500, 1000, 1500, 2000 का वोट बैंक है तो वो एक एडिशनल काम करेगा उद्धव ठाकरे के लिए भी और राज ठाकरे के भी लिए. और हार जीत का फैसला जो होता है वो 200, 400, 1000 वोटों का अंतर से होता है. ऐसे समय जुड़ाव काम में आएगा और मराठी सेंटीमेंट अगर वो जनता के बीच में लेके चले गए तो उनका मुंबई के लिए हो रहा है. बिल्कुल नहीं, बीएमसी के बाहर के लिए नहीं है ये पूरा. बीएमसी टीएमसी पुणे के लिए हो रहा है, नासिक के लिए हो रहा है. अब सवाल ये रहेगा कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं उन्होंने अपना जो स्टैचर बना लिया है, उनको कोई चुनौती है क्या? उस कद को कोई चुनौती है क्या इन दोनों भाइयों के साथ आ जाने से? त्रिपाठी जी. नहीं, देखिए मुझे लगता है कि वो कद बन गया इसीलिए तो ये हो रहा है. अगर कद नहीं होता तो इनको सबको एक साथ आने की जरूरत क्या होती है? और इसकी बजाय वो वीडियो बार बार देखना चाहिए जिसमें सुप्रिया सुले अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे को खींचकर एक साथ ले जा रही. वो वीडियो देश के लोगों को देखना चाहिए जिसमें सुप्रिया सुले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ कुछ अति प्रफुल्लित अवस्था में, जैसे लगता है ना कि चलो यार ठीक है, परिवार वाली राजनीति थोड़ी अब चलेगी, अब थोड़ा मजा आएगा, अब देखेंगे ठाकरे पवार. खत्म हो गया ना.
इसका मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस ने ये जो पवार ठाकरे वाली राजनीति थी ये समाप्त कर दी। बिल्कुल ठीक है, इससे मैं सहमत हूं। समीर जी जो कह रहे हैं कि कोई भी कॉर्पोरेटर वाला वार्ड छोटा हो जाता है, 150, 200, 400 वोट से बदलता है, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि अगर 227 में से 127 सीटें गैर मराठी हैं तो जरा आप सोचिए कहां जाएगा। और जो मराठी हैं वो जिस तरह से इस गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हुए, और जरा सोचिए कौन लोग हैं ये जो राज ठाकरे कह रहे हैं कि आवाज तेज से आनी चाहिए कान के नीचे। अरे भाई कोई भी 4 लोग होके किसी को भी मार दो, ये तो कोई बहादुरी है ही नहीं है ना। कोई भी किसी को भी देश के अलग अलग हिस्से में कोई जा रहा हो, कोई किसी को मार दे, ये कतई नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि आप उनके कहने के चक्कर में मराठियों के लिए कुछ गलत मत बोलिए, क्योंकि वो वही चाहते हैं। आप 1-2 मराठी के लिए बोले तो उनको मिलेंगे। मराठी क्या उनके साथ जो भी 90, 100, 107, 105 जो भी सीटें, क्या उसमें मराठी पूरा उनके साथ खड़ा है? इसका जवाब है नहीं। मराठी का कारोबार, मराठी का ब्रांड मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल, वो सब इन व्यक्तियों के एक साथ आने से हमले पर है, निशाने पर है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जहां महाराष्ट्र पहुंच गया है आज, अगर महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है तो उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र ने किसी को भी धकेला नहीं, सबको बाहें खोल के स्वीकार किया है। इसलिए मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है। और मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो उत्तेजना होगी, थोड़ा बहुत प्रसन्नता होगी, थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क होगा ऐसा नहीं लगता। बल्कि मुझे यह लगता है कि इस एक साथ आने से इनकी ताकत आपको एक साथ थोड़ा दिखेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं। मराठी महाराष्ट्रियन कार्ड आप कह रहे हैं बहुत असर नहीं करेगा? नहीं करेगा ना। अगर कर रहा होता तो अब तक करता ना। भाई पूरे चुनाव में उद्धव ठाकरे क्या करते रहे? जब शिवसेना टूटी थी, जब एकनाथ शिंदे यहां से वडोदरा गए थे शायद, फिर वहां से गुवाहाटी, तो पूरे समय वो क्या कहते रहे? गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। कौन सुना उनका गद्दार? वो नहीं बात, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ मुंबई की है। तो मुंबई में लोकल मुंबईकर को जो मूल का है वहीं का, उसको कोई प्रॉब्लम है क्या कि यूपी वाला है, बिहार वाला है, यहाँ है, ऑटो टैक्सी चला रहा है या दूध बेच रहा है, कुछ प्रॉब्लम इन लोगों, या गुजराती आ गया तो दुकान लगा रहा है? अगर प्रॉब्लम होती उसको, हाँ, तो क्या वो प्रॉब्लम बिना इसके न नजर आती? सवाल मेरा ये है। ठीक बात है, असली बात है। अगर प्रॉब्लम होती तो रोज दिखती ना। यहां तो उल्टा है, लोग लिख रहे हैं कि हमारे यहां काम करने वाला कोई गैर मराठी है, किसी और जगह का है। अच्छा एक बात और आप समझिए, इस बार इन्होंने जो किया है वो गैर मराठी मतलब ऐसा नहीं कि कोई उत्तर भारत से, कोई बिहार या उत्तर प्रदेश का मसला है। वो मारवाड़ी है, वो किसी भी राज्य का है, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो ताकत के तौर पर दिखेगा, क्योंकि वो आक्रामक होंगे, लड़ेंगे, मारेंगे, लेकिन प्रभाव बहुत पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। देखिए, ज़्यादातर राज ठाकरे की जो राजनीति रही है वो स्ट्रीट पावर की राजनीति रही है। उन्होंने हमेशा से ये मराठी वाला मुद्दा जो है उठा के रखा है, और यही कारण है उनको, देखिए चुनावों में या फिर राजनीति में इमोशनल मुद्दे काम करते हैं। इसीलिए जब बाकी कोई और मुद्दे नहीं चले तो उन्होंने ये मराठी भाषा और इस सारे मुद्दों को आगे रखा है। और उनकी कोशिश होगी कि ये मुद्दा जैसे कि साउथ में कई बार काम करता है हिंदी के विरोध में, वैसे ही जो मराठी का मुद्दा है वो इसे महाराष्ट्र में काम करवाने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा करते वक्त क्या वो मराठियों के लिए गड्ढा नहीं खोद रहे? क्या वो ये चाहेंगे कि गैर मराठी सारे महाराष्ट्र से चले जाएं? क्या वहां पर वो नहीं चाहते इंडस्ट्रीज लगाएं गैर मराठी लोग? क्या वो नहीं चाहते कि मराठी जो बाहर काम कर रहे हैं साउथ में या फिर बाकी जगहों पर, क्या उनके लिए दूसरों के सेंटिमेंट्स को नहीं वो उभार रहे हैं? राहुल जी देखिए, इसके ठीक है, वो तो इलेक्शन तक ही है। अगर ये सब कुछ उसी के लिए है तो पता चल जाएगा। आप तो ये बता दीजिए बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बन रहा है बस? देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। बीजेपी ने 26 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, तो उसका कुछ जो रिक्वायरमेंट थी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की कि आधे से ज्यादा राज्यों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो जाए, तब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद, तो वो काम हो गया ना। तो अब यह है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मुमकिन है। अब इसके लिए एक बड़ा प्रश्न है सर। हाँ नहीं, एक बार ये बता दें, ये बात भी बड़ा प्रश्न हो सकता है नाम ही पता चल जाए हमें। अध्यक्ष के बनाने के पहले नाम पहले बीजेपी वाले तय कर लें, फिर शायद बाकी लोग तय करें। वहां तय नहीं है अभी नाम। लेकिन ये बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं इस वक्त कि क्या एक महिला जो है पहली बार बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी, ये बात चल रही है। ये भी बात चल रही है कि क्या वो जो है दक्षिण भारत से होंगे। तो ये सारी बातें जो है बार बार चलाई जा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी जो है वो 33% आरक्षण का जो बिल था उसको उन्होंने बहुत प्रबल तरीके से आगे किया था। तो क्या एक बार बीजेपी में महिला जो है वो अध्यक्ष के तौर पर सामने आएंगी? ये सारी बात देखिए होता, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। जैसे
अभी आपने जो बात की, हमने 2-3 दिन पहले ही प्रोग्राम में वो बात डिस्कस की थी कि महिला अध्यक्ष हो सकती हैं। तो मैं उस दिन जो है अखबार पढ़े तो हर अखबार में वही खबर, भाजपा अध्यक्ष टाइप कीजिए तो वही नाम आ रहे थे, निर्मला सीतारमन और 2-1 नाम और। आज मैंने फिर टाइप किया तो आज फिर एक ही टाइप की खबर चल रही है सब जगह। आज की खबर क्या कहती है, इसका मतलब ये कि खबर कहीं से आ रही है, कहीं से आ रही है। आज की खबर ये कहा जा रहा है कि साहब 3 पैरामीटर हैं हमारे बीजेपी के अपने अध्यक्ष चुनने के लिए। एक तो संगठनात्मक अनुभव, दूसरा क्षेत्रीय संतुलन और तीसरा जातीय समीकरण। इन पर जो फिट बैठेगा हम उसको बनाएंगे। लेकिन जब नाम पढ़े तो नाम फिर वही जो 1 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये हो सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भूपेन्द्र यादव और यही कई और नाम है, निर्मला सीतारमन प्रधान, निर्मला सीतारमन का नाम है, कहा ना वो 2 दिन पहले की खबर थी, नाम है। तो आज फिर यही 4 नाम घूम फिर, इसमें 2 एक विनोद तावड़े जी का नाम आज एक सुना मैंने और एक सुनील बंसल का नाम। देखिए तो आपने वो भी खबर पढ़ी, बिल्कुल आज तो यही चर्चा इस वक्त चली। समीर जी के पास शायद आ गई वो खबर। नहीं सर, वही नाम घूम फिर के आजकल वही चल रहा है। देखिए लंबे समय से अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखेंगे 1980 से लेके, तो एक असामान्य घटना है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत को बहुत गंभीरता से फॉलो करती है, उसमें आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पास 1 साल से नहीं है, केंद्र में मंत्री बने हुए नड्डा जी, प्रदेशों में आपके पास नहीं है। गुजरात जैसा प्रदेश जहां पर तो आपको कोई चर्चा ही नहीं करना है, आपको तय करना है किसे अध्यक्ष बनाना है, वहां आप नहीं बना पा रहे, वहां CR पाटिल केंद्र में मंत्री है, 1 साल से अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश में जहां आप कहते हो कि इतना संगठन आपका मजबूत है, उत्तर प्रदेश में आप अपना प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, तो एक असामान्य। 1 मिनट थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को लगता है भाई आप 80 में से 37 सीटें हार गई, लेकिन आज जीती, प्रदेश 6 कांग्रेस जीती, भाजपा सिर्फ 33 सीटें, और वही नहीं बना पाया। आपका संगठन मजबूत है, भले ही आप चुनाव हो रहे हैं, आपका संगठन तो मजबूत माना जाता है। अच्छा, वहां तय नहीं कर पा रहे, तो अब ये जुलाई में हो जाएगा काम ये सर। नहीं, लेकिन सर एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर होने के पहले उत्तर प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा? आप यूपी का बता दीजिए, फिर बता देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिलेगा सर। आप ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में संगठन कमजोर है? नहीं, बहुत कमजोर है संगठन नाम की कोई चीजें ही नहीं है उत्तर प्रदेश। यूपी को क्यों नहीं मिल रहा प्रदेश अध्यक्ष? इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि एडहॉकिज्म पे चल रहा है और दिल्ली लखनऊ मिलकर तय ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और जो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय बता दीजिए, उत्तर प्रदेश, दोनों एक दूसरे से लिंक है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों में से कोई तय नहीं हो पा रहा है। वरना सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों का चुनाव हो गया अधिकांशता, लिंक कैसे है? या यूपी से आना है कोई अध्यक्ष? यूपी से नहीं आना है, फिर बहुत कम संभावना है। एक नाम जरूर चर्चा में आता है, लेकिन बहुत कम संभावना है। लेकिन यह माना जा रहा है जिस जातीय और क्षेत्रीय संतुलन की बात की जाती है, तो उत्तर प्रदेश और देश, इनके बीच में, जिसको बार बार कहते हैं ना कि सभी जातियों को साधने का, ओबीसी होगा तो यहां क्या कोई फॉरवर्ड क्लास से हो सकता है क्या, कोई ब्राह्मण हो सकता है क्या, या फिर इधर क्या होगा, तो कुल मिलाकर। और एक बात पर मैं भी सहमत हूं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दशा दिशा है, नाम तो मुझे नहीं पता है, बड़ी स्पष्टता से बताऊं, लेकिन जो दशा दिशा है उसमें महिला अध्यक्ष बने तो ये भाजपा की राजनीति के लिए बेहतर होगा, मेरा ऐसा मानना है। एक लाइन आप जो बता रहे थे कि 3 क्राइटेरिया है, तो अमित शाह जी तो उस क्राइटेरिया में सिर्फ एक संगठन के अनुभव में थे, न क्षेत्र के इसमें थे, न जातिगत समीकरण में थे, वो तो बन गए। नड्डा जी किस समीकरण में थे आप बताइए? आप ही लोगों ने जातिगत समीकरण में फॉर्मर होता है तो फिर क्षेत्र के संतुलन में फिट बैठते थे। अच्छा चलिए, एक खबर की हम लोग बात कर लें। ये खबर कोई छूट ना जाए, मैं इसलिए बीच में खबर ले रहा हूं, वैसे खबरें 1-2 और हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और इस पर रिएक्शन क्या आता है हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों का, ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या बोलूं, धर्मेंद्र प्रधान जो भूपेन्द्र यादव जी का नाम इतने लोग ले चुके हैं और इतना मतलब दम के साथ ले चुके हैं कि धर्मेंद्र जी भी सोचते होंगे कि अब कहीं जाएं तो कोई लोग ये ना पूछ ले कि अच्छा हमको भी बनाइएगा कि नहीं, अपनी टीम में अपने साथ रखिएगा कि नहीं रखिएगा। अब लोग ये भी पूछने लगे। ये खबर जो है वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट से आई है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत दुनिया का 4था सबसे ज्यादा आर्थिक समानता वाला देश है। आप ठीक सुन रहे हैं, आर्थिक असमानता नहीं, आर्थिक समानता वाला देश है दुनिया में, टॉप 4। और इस भारत से ऊपर कौन देश है इसमें? एक स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस। एक स्कोर होता है गिनी स्कोर, उस गिनी स्कोर पर भारत का स्कोर है 25.5। जितना कम स्कोर उतनी ज्यादा आर्थिक समानता। भारत का स्कोर कम है, मतलब भारत में आर्थिक समानता ज्यादा है। अब ये हैरान करने वाली रिपोर्ट है। पहले तो अब ये रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड बैंक की, IMF की रिपोर्ट थी कि 27 करोड़ लोग पिछले 12-13 साल में गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं।
2.5% से भी कम एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट रह गया है, जो कि लगभग 12.5% के करीब था 10 साल पहले। अब ये रिपोर्ट और चौंकाती है, क्योंकि आरोप ये हमारे यहाँ ना, विपक्ष का भी आरोप ये है कि भाई आर्थिक असमानता बढ़ रही है। ये रिपोर्ट तो उल्टा बता रही है। ये कह रही है कि 2011-12 में हमारा जो ये एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला डेटा हो गया 16.2%, 16.2% था अब जो है 2.3% हो गया। आगे ये जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत जो है वो लो इनकम इनइक्वालिटी ग्रुप में आता है, और ये और गुंजाइश है इसको कम करने की। तो हम तो उल्टा ही सुनते आए थे आज तक। नहीं, बहुत सारी देखिए इस तरह का डेटा आता है। एक डेटा ये भी आया था कि जैसे हमारे देश में जो हमारी इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, चौथे नंबर पे हम पहुंच गए हैं, तो उसके अगेंस्ट इस तरह का डेटा दिया गया कि अच्छा पर कैपिटा इनकम की बात करें तो कितना हम नीचे हैं बाकी देशों से। तो अलग अलग डेटा आते हैं, पर ये बहुत सुखद है कि ये जो डेटा आया है इसमें ये है कि किस तरह से हमने जो एक्सट्रीम गरीबी है उसे कम किया है अपने देश में। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक्सट्रीम गरीब लोगों को हमने उस पॉवर्टी से निकाला है, ये एक बहुत बड़ी और असमानता कम हो रही है। अब अमेरिका जो है वहां हमसे ज्यादा असमानता है, चाइना में हमसे ज्यादा असमानता बिल्कुल, और साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा असमानता देश को गिना गया है। लेकिन सौरभ जी, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। गिनी इंडेक्स जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं कि जो इनकम हम ले रहे हैं वो तो सही है, लेकिन उसके साथ जितने भी वेलफेयर मेजर्स आपको मिल रहे हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। और अगर आप दे रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री अन्न योजना है जिसमें आप 5 केजी देते हैं ग्रेन्स एक को 1 महीने के अंदर, और 35 केजी देते हैं एक फैमिली को, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जितने भी सुविधाएं वेलफेयर मेजर्स जो दिए जा रहे हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। उसकी वजह से जो एक भूखा इंसान है वो भूखा नहीं रहता और उसकी इनकम इनइक्वालिटी जो है कम हो जाती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारा जीडीपी पर कैपिटा दूसरे देशों से बेहतर है तो ये बिल्कुल उसमें कंपैरिजन में नहीं आता। नहीं, इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये इनकम इनइक्वालिटी वेलफेयर मेजर्स को लेते हुए तो है, लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी पे नहीं है। अब वही वर्ल्ड बैंक है जिसने ये रिपोर्ट निकाली है, वही वर्ल्ड बैंक कहता है कि 93% लोग भारत के अंदर $10 पर डे से लेस में रहते हैं। यानी कि अगर उनकी मंथली इनकम को देखा जाए तो 25,000 रुपए के नीचे रहते हैं, और हम सब जो यहां पे हैं उनकी इनकम इससे डबल या ट्रिपल ऊपर है। तो ये जो हमको अभी हमने बहुत कोशिश की और बड़े अच्छे डिसीजंस लेने के बाद हमारी इनकम इनइक्वालिटी कम हुई है। अब हमें फोकस करना है वेल्थ इनइक्वालिटी। इन्होंने इसमें भारत की कुछ योजनाओं का जिक्र किया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये इनइक्वालिटी कम हुई है, समानता बढ़ी है, आर्थिक समानता। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो जनधन खाते खोलने को सबसे पहला नंबर दिया गया। दूसरा डीबीटी, जो आप सीधा खाते में सरकार पैसा डालती है। तीसरा आयुष्मान भारत, जिससे आपका हेल्थ पर जो खर्चा होता है वो कम हुआ है। और उसके अलावा विश्वकर्मा योजना और स्टैंड अप योजना जैसी योजनाएं जो आपको अवसर देती हैं कि आप अपना काम कर सकें। इस पर त्रिपाठी जी चूंकि इस दुनिया के आदमी हैं तो वो बताएं। नहीं, देखिए, इसको गिनी इंडेक्स की बात हो रही है, थोड़ा और समझें इसको कि जो रकम आ रही है वो घरों में कैसे वितरित हो रही है, इसका बेसिक ये है, बाकी सब उसके इर्द गिर्द है। जब हम कहते हैं इनइक्वालिटी तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा थोड़ी ना होगा कि अंबानी अडानी कम हो जाएंगे, वो रहेंगे। सवाल यह है कि जो बेसिक नीड्स हैं, और उसको यूं समझिए, बहुत सरल भाषा में अगर समझें तो एक समय पहले तक था ये कि मोटरसाइकिल है, कार कम लोगों के पास है, आज सबके पास कार है। अब ये नहीं हो सकता ना कि 5 लाख से जो 50 लाख और 1 करोड़ वाली कार है उसका अंतर इतनी जल्दी घटेगा। लेकिन इसका मतलब जो हमने मिडिल क्लास बढ़ाया, जो पुअर क्लास था उसको कम किया, उसका दायरा कम हुआ, तो जो हायर क्लास है वो अभी भी बहुत रिच है, जिसको अल्ट्रा रिच कहते हैं वो है। लेकिन ओवरऑल बेसिक नीड्स के लिहाज से हम आर्थिक समानता के लिहाज से सबसे बेहतर स्थिति में है। चीन और अमेरिका तो लगभग हमसे 2 गुना, यानी हमारे यहां जो असमानता है उसका 2 गुना, और चीन में 1.5 गुना ये असमानता। इसको ऐसे समझें तो ठीक रहेगा।